स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। शौर्य को किसी की परवाह नहीं थी। उसने हड़बड़ी में कहा, प्रीति कृपया बच्चे को देखो, उसे गंभीर दस्त हो रहे हैं और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। प्रीति खड़ी हुई और बच्चे के पास गई। जैसे ही वह उसे देखने वाली थी, श्रीमती वर्मा हड़बड़ी में दौड़ती आई और उसे धक्का देकर हटा दिया। वह चीखी, उसे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। धक्का लगने से प्रीति लड़खड़ा गई और उसने माथे पर शिकन डाली। बच्चा सदमे में जाने वाला है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। बकवास, बच्चा सदमे में कैसे जा सकता है? श्रीमती वर्मा ने उसे डांटा, फिर शौर्य की बाहों से बच्चे को छीन लिया। उन्हें डर था कि कहीं वह बच्चे को प्रीति को न दे दे। उन्होंने मुड़कर पीछे चल रही धाई को बच्चा सौंप दिया। शौर्य ने कभी बच्चा पाला नहीं है, वह बस बेवजह घबरा रहा है। बच्चा ठीक है, चलो सब चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। श्रीमती वर्मा ने उसे जांचने नहीं दिया, इसलिए प्रीति ने जोर नहीं डाला। वह जानती थी कि श्रीमती वर्मा उस पर भरोसा नहीं करती, और भले ही वह बच्चे को बचाना चाहती हो, अगर बच्चे की दादी ही उसे छूने नहीं देंगी तो यह व्यर्थ था। ठीक उसी क्षण धाई की बाहों में बच्चे ने अचानक दूध की उल्टियां करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़कर बैंगनी होने लगा, उसकी सांसें और कमजोर होती गईं। श्रीवर्ण का चेहरा बदल गया, उन्हें एहसास हुआ कि बच्चा खराब स्थिति में है। वह तुरंत प्रीति की ओर मुड़े, जल्दी बच्चे को देखो, उसे क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि प्रीति कुछ कह पाती, श्रीमती वर्मा ने जल्दबाजी में कहा, उसे देखने की जरूरत नहीं है, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। ये कहने के बाद उन्होंने श्रीवर्ण के रोकने के प्रयास को अनसुना कर दिया। धाई के साथ बच्चे को लेकर बाहर चली गईं। श्रीवर्ण लगभग गुस्से से भड़क उठे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब वह उनकी बात भी नहीं मानेगी। क्या वह पागल हो गई थी? सबसे अच्छी डॉक्टर उनके ही घर में थी, फिर भी उन्होंने प्रीति को जांचने से मना कर दिया और अस्पताल जाने पर जोर दिया। शौर्य को अपनी छड़ी लेने का भी समय नहीं मिला। वह लंगड़ाते हुए उनके पीछे भागा और बच्चे को वापस प्रीति से दिखाने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती वर्मा ने बच्चे की बिगड़ती हालत देखकर बहुत घबरा गईं। जैसे ही वह बाहर निकला, उन्होंने पहले ही ड्राइवर को जाने का निर्देश दे दिया था। गुप्ता परिवार इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर आपस में नजरें मिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। श्रीमती वर्मा को क्या हो गया था? वह प्रीति को बच्चे का इलाज क्यों नहीं करने दे रही थी? क्या ये प्रीति के चिकित्सा कौशल में विश्वास की कमी थी, या बस प्रीति का एक अतार्किक भय? उनके व्यवहार में एक अकथनीय भयावहता झलक रही थी, लेकिन ऐसे समय में गुप्ता परिवार अपने संदेह के बावजूद पूछ नहीं सका। वे केवल इसे अपने तक ही रख सकते थे। वहां मौजूद सभी लोगों में प्रीति के अलावा केवल आकाश को पता था कि श्रीमती वर्मा प्रीति को बच्चे का इलाज क्यों नहीं करने दे रही थी। श्रीमती वर्मा अपराधी महसूस कर रही थी और भयभीत थी, क्योंकि प्रीति का बच्चा वही था जिसे उन्होंने गर्भपात के लिए मजबूर किया था। इसलिए गहराई से वह बदला लेने से बहुत डरती थी कि प्रीति उनके पोते को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए भले ही बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी, उन्होंने प्रीति को उसका इलाज नहीं करने दिया। ऐसे समय में गुप्ता परिवार का और देर तक रुकना स्पष्ट रूप से अनुचित था। जयंत ने अपने परिवार को साथ लिया और वर्मा परिवार के घर से विदा ली। श्रीवर्ण ने उन्हें नहीं रोका। उनके जाने के बाद वह जल्दी से अपने दोनों बेटों को कार में बिठाया और श्रीमती वर्मा का पीछा किया। आंखें मेरी बहन के मंगेतर को ललचाना। घर वापस जाते समय रानवी बार बार प्रीति को देखती रही, फिर उसने गुल की बांह को कोहनी मारी। बड़ी दीदी, आप अपने मंगेतर पर करीबी नजर रखें। मुझे लगता है कि किसी के इरादे नेक नहीं है और वह आपके मंगेतर को चुराना चाहती है। हालांकि गुल ने उदासीनता से कहा, बकवास मत करो। तीसरी बहन आकाश को पहले से जानती है और वह वर्मा परिवार के बड़े बेटे को भी जानती है। वे सब दोस्त हैं और उनका एक दूसरे को जानना काफी सामान्य है। इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ दोस्ती से ज्यादा है। रानवी ने तिरस्कार से कहा, एक तरह के लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के बॉयफ्रेंड छीनना पसंद होता है, और ओह, ये लक्षण विरासत में मिल सकता है, आप जानती हैं। जयंत जानता था कि वह प्रीति की मां के बारे में बात कर रही थी और वह नाखुश दिखे। रानवी, अपनी बहनों के बीच झगड़ा मत भड़काओ और बकवास मत करो। प्रीति ने आज रात कुछ नहीं किया है। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, क्या आप सबने नहीं देखा? आकाश तो प्रीति से चिपका हुआ था। उसने उसे स्ट्रॉबेरी भी दी। मुझे बड़ी दीदी को देने की पेशकश करते हुए क्यों नहीं देखा? बड़ी दीदी उसकी मंगेतर है, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। भावना और सिद्धांत दोनों में इसका क्या मतलब है? किरण को भी लगा कि आकाश प्रीति पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। उसने उदास चेहरे से पूछा, प्रीति, तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये जानते हुए कि आकाश गुल का मंगेतर है, तुम अभी भी उसे बहकाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम चुड़ैल, अपनी ही बहन के आदमी को भी नहीं छोड़ सकती। प्रीति ने कार में बैठे कुछ लोगों पर नजर डाली। जयंत के अलावा बाकी सब उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। कितना हास्यास्पद, उन्होंने पहले ही उसे दोषी ठहरा दिया है। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने कहा, तुम में से किसकी आंखों ने मुझे आकाश को बहकाते हुए देखा? क्या मैंने शुरुआत से अंत तक उससे एक भी शब्द बोला है? खाने से पहले गौरव ने मुझे उससे अलग किया। खाने के दौरान मेरी बड़ी बहन उसके साथ बैठी थी और खाने के बाद भी मैं उसके पास नहीं गई। तुम्हारे मुंह में यह मुझे बहकाना कैसे बन गया? अगर वह बहकाना कहलाता है तो दुनिया में कोई भी पुरुष और महिला निर्दोष नहीं है। क्या तुम्हें स्पष्ट रूप से नहीं पता कि समस्या किसके साथ है? उससे सवाल क्यों नहीं करते? मेरे पास क्यों आते हो? सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? उसके शब्दों से कार में हर कोई शांत हो गया, यहाँ तक कि रानवी, जिसे झगड़ा पसंद था, वह भी निस्तब्ध रह गई। क्योंकि प्रीति ने जो कहा वह सच था। उसने वास्तव में आकाश से बात करने की पहल नहीं की थी।
पहल करने वाला आकाश था, और वह इस बात से अवगत थी कि यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि आकाश हमेशा प्रीति पर ध्यान देता था, इसीलिए उसे प्रीति आंखों में अप्रिय लगती थी। जैसे ही माहौल कुछ तनावपूर्ण हुआ, गौरव ने अचानक कहा, आकाश प्रीति को लंबे समय से पसंद करता है। मैंने इसी वजह से एक बार में उससे लड़ाई भी की थी। असल में यह आकाश द्वारा एक तरफा पिटाई थी, लेकिन यह बहुत शर्मनाक था, इसलिए उसने कहानी को थोड़ा सजा दिया। क्या? रणवी ने अचानक गौरव को कॉलर से पकड़ लिया। तुम्हें यह पता था? पहले क्यों नहीं बताया? गौरव ने अपनी आंखें घुमाई और उसका हाथ हटा दिया। मैंने पहले कहा या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। किस आदमी ने कुछ महिलाओं को पसंद नहीं किया है? हालांकि आकाश कोई महान व्यक्ति नहीं है, उसकी महिलाएं कम रही हैं। साथ ही मेरी बड़ी बहन वास्तव में इन चीज़ों की परवाह नहीं करती है। अगर वर्मा परिवार हमारे परिवार के साथ विवाह गठबंधन बनाना चाहता है तो आकाश को मेरी बड़ी बहन से शादी करनी होगी। उसकी पसंद असंगत है। उसने जयंत की ओर अपना सिर घुमाया। पिताजी, आप प्रीति के लिए शादी करने के लिए एक अच्छा घर क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह आकाश भविष्य में उसके बारे में सोचना बंद कर देगा। जयंत थोड़ा हैरान था। उसने वास्तव में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था, मुख्य रूप से क्योंकि प्रीति अभी अभी गुप्ता परिवार में वापस आई थी और उनका पिता बेटी का रिश्ता बहुत उथला था। वह हाल ही में अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी में ही व्यस्त रहा था और उसने प्रीति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा उसके दादा के समर्थन और यहाँ तक कि वर्मा परिवार की दादी माँ के स्नेह के साथ अगर उसने लापरवाही से उसकी शादी कर दी तो दोनों बुजुर्ग उसे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि उसे लगा कि उसका बेटा बहुत समझदारी की बात कह रहा है। उसने ये भी महसूस किया कि आकाश आज रात प्रीति के प्रति बहुत असाधारण था। उसकी नज़रें कभी उससे हटती नहीं थीं। अगर इस स्थिति को विकसित होने दिया गया तो उसकी सबसे बड़ी बेटी को नुकसान हो सकता है। जयंत ने गला साफ किया और एक सौम्य स्वर में कहा, प्रीति, तुम्हें अपने भाई का सुझाव कैसा लगता है? तुम्हारी बड़ी और दूसरी बहन लगभग स्थिर हो चुकी हैं और तुम भी अब छोटी नहीं हो रही हो। मुझे तुम्हारे लिए शादी करने के लिए एक अच्छा परिवार खोजने दो। प्रीति का लहजा उदासीन था। जरूरत नहीं है। मैं अभी शादी करने की योजना नहीं बना रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं अभी भी युवा हूँ। तुम निश्चित रूप से शादी करोगी और अब तुम्हारे पास गुप्ता परिवार का समर्थन है। चीजें निश्चित रूप से पहले से अलग हैं। निश्चिंत रहो, मैं काफी सारे युवा और प्रतिभाशाली पुरुषों को जानता हूँ। मैं निश्चित रूप से तुम्हें किसी बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलवा सकता हूँ। जयंत वास्तव में प्रीति की जल्दी शादी करवाना चाहता था। नहीं तो उसके घर पर हर दिन रहने से, दूसरी बेटी के साथ झगड़ा करने से घर अव्यवस्थित हो गया था। यहाँ तक कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम डेटिंग शुरू कर सकती हो, है ना? शायद कुछ महीनों के बाद तुम शादी करना चाहोगी। ये देखकर कि वह उसकी शादी के लिए कितना उत्सुक था, प्रीति ने अचानक अपने होठों के कोनों को उठाया, उपहास का एक संकेत प्रकट करते हुए। क्या आप यह नहीं जानना चाहते कि मैं शादी करने की योजना क्यों नहीं बना रही हूँ? जयंत कुछ हैरान था। क्या ये बस एक बहाना नहीं है जो तुमने बनाया है? क्या तुम्हारे पास वास्तव में शादी न करने का कोई कारण है? निश्चित रूप से मेरे पास है। प्रीति ने गुप्ता परिवार के सदस्यों के चेहरों को स्कैन किया। उनके विभिन्न भावों को देखकर उसकी आवाज ठंडी होकर जारी रही। मेरा एक बार तलाक हो चुका है। मेरे पास मनोवैज्ञानिक घाव हैं। टक्कर, मैं तो वर्मा परिवार से शादी कर चुकी हूँ। क्या? गुप्ता परिवार के सदस्य विश्वास से परे स्तब्ध थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा बम गिराएगी। गौरव की आवाज में अविश्वास भरा था जब उसने चिल्लाया, तुम पहले शादीशुदा थी? तुम्हारी उम्र कितनी है कि तुम्हारा पहले ही तलाक हो चुका है? तुमने किससे तलाक लिया? यह मत कहना कि तुम हमें धोखा देने के लिए बस बकवास कर रही हो। प्रीति की अभिव्यक्ति शांत बनी रही। मैंने आकाश से तलाक लिया है। रणवी की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं जब वह लगभग चीखी, यह असंभव है। तुम झूठ बोल रही हो। आकाश की अतीत में शादी तो हुई थी, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं, वह आस्था के साथ थी। शहर में हर कोई यह जानता है। यह मत सोचना कि तुम हमें अपने झूठों से मूर्ख बना सकती हो। प्रीति को उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी नजरें गुल के चेहरे पर टिकी, जो आमतौर पर एक शांत और स्थिर आभा बिखेरता था, लेकिन अब सदमे का एक निशान भी दिखा रहा था। उसकी तेज आंखों के माध्यम से उसके दिल की बेचैनी को प्रकट कर रहा था। चाहे मैं बकवास कर रही हूं या नहीं, आप बस वर्मा परिवार से पूछ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। ये सच है कि आकाश ने आस्था के साथ शादी समारोह किया था, लेकिन उससे पहले उसने मुझसे शादी की थी। हमारा कोई शादी समारोह नहीं हुआ था। हमने बस विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। गुप्ता परिवार के सदस्य उसकी खबर से इतने स्तब्ध थे कि वे लंबे समय तक उबर नहीं पाए, लेकिन आखिरकार रणवी को समझ आने लगा कि प्रीति वर्मा परिवार के घर पर इतनी आरामदायक क्यों थी। नौकरों को उसकी पसंद क्यों पता थी? आकाश उसके साथ बैठने को तैयार क्यों था? उसने उसके साथ अपनी स्ट्रॉबेरी क्यों साझा की? पता चला कि प्रीति वर्मा परिवार में पहले ही शादी कर चुकी थी। ये याद करते हुए कि उसने पहले प्रीति को वर्मा परिवार में ले जाने का सुझाव दिया था ताकि उसके क्षितिज को विस्तृत किया जा सके, रणवी को अपना चेहरा शर्म से जलता हुआ महसूस हुआ। उसने प्रीति को घूर कर देखा, नाराजगी से भरी हुई। चूंकि तुम्हारी शादी आकाश से हो चुकी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम बस बड़ी दीदी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम कितनी दुर्भावनापूर्ण हो। आकाश से शादी करना गौरव करने लायक चीज नहीं है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, यह मेरे लिए एक मनोवैज्ञानिक छाया है जिसने मुझे फिर कभी शादी नहीं करने दिया है। मैं इसे जल्दी क्यों बताती? प्रीति ने रणवी को ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख को देख रही हो। एक पल तुम मुझ पर अपने बॉयफ्रेंड को बहकाने की कोशिश करने का आरोप लगाती हो, फिर तुम कहती हो कि मैं शौर्य के पीछे हूँ, और अब तुम मुझ पर आकाश को बहकाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही हो। तुम्हारी नज़रों में मैं स्पष्ट रूप से एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताऊंगी? तुम भी मानती हो कि तुम अच्छी इंसान नहीं हो। अगर तुम मुझे नहीं बताती हो तो ठीक है, लेकिन बड़ी दीदी तुम्हारे लिए इतनी अच्छी रही हैं, तुम्हें कम से कम उन्हें बताना चाहिए था, है ना?
तुम्हारी शादी आकाश से हुई थी, फिर भी तुमने इसे कभी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे असली इरादे क्या हैं? क्या तुम अंधेरे में बड़ी दीदी की आकाश से शादी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी? पूरी रात गलत तरीके से आरोपित होने के बाद प्रीति का गुस्सा आखिरकार भड़क उठा और वह ठंडी हंसी हंसी, अगर मुझे उनकी शादी बर्बाद करनी होती तो क्या मुझे इसे गुप्त रूप से करने की जरूरत होती? तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मेरी शादी आकाश से हो चुकी थी, फिर भी तुम वर्मा परिवार के साथ गठबंधन की बात करने की हिम्मत करती हो। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि वर्मा परिवार का सबसे बड़ा बेटा जिंदा वापस आ गया है। जिस तरह से दोनों परिवार साथ मिलते हैं, उसे देखते हुए क्या मुझे वास्तव में कुछ और कहने की जरूरत है? तुम्हारा तथाकथित विवाह गठबंधन, क्या ये सिर्फ गुप्ता परिवार की मनचाही इच्छा हो सकती है? रानवी इतनी गुस्से में थी कि उसने प्रीति पर उंगली उठाई, लेकिन एक लंबी तुम के बाद वह कुछ और नहीं कह सकी। उसने क्रोधित होकर अपनी बड़ी बहन की ओर रुख किया। बड़ी दीदी, कुछ कहो। तुम आकाश से शादी करने वाली हो, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता था कि उसने पहले प्रीति से शादी की थी? तुम्हें क्यों नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा है? अगर वर्मा परिवार का सबसे बड़ा बेटा अभी भी जिंदा है, तो क्या तुम्हें यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए था कि वर्मा परिवार का उत्तराधिकार कौन संभालेगा, वह या आकाश? मैंने सुना है कि वर्मा परिवार हमेशा सबसे बड़े बेटे का पक्ष लेता था और शक्ति को भी उसी के द्वारा नियंत्रित था। अगर वह नहीं मरा होता तो आकाश को मौका कैसे मिलता? आकाश का सुंदर होना बेकार है अगर उसे कुछ नहीं मिलता है। अगर बड़ी दीदी उस परिवार में शादी करती हैं और उसे कुछ नहीं मिलता है, तो क्या उन्हें नुकसान नहीं होगा? गुल का रंग उस क्षण भी बहुत अच्छा नहीं था। उसने प्रीति को गहराई से देखा और फिर कहा, आकाश ने वास्तव में मुझे ये चीजें नहीं बताई। जब हम साथ होते हैं तो हम ज्यादातर काम के बारे में बात करते हैं। हम दोनों काफी करियर उन्मुख हैं, इसलिए हम पारिवारिक मामलों पर शायद ही कभी चर्चा करते हैं। मुझे उन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं है, ये समय की बर्बादी है और वह भी यही सोचता है। वह आकाश को बिल्कुल नहीं समझती। किरण भी खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपनी असंतोष व्यक्त किया। भले ही आकाश की प्रीति से शादी को छोटी मोटी बात माना जाए और वह अतीत को सामने नहीं लाना चाहता हो क्योंकि इससे तुम परेशान हो सकती हो, क्या उसे कम से कम तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए कि उसका बड़ा भाई अभी भी जिंदा है? उसके भाई की चोटों को देखते हुए उसका परिवार निश्चित रूप से उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए सब कुछ करेगा। क्या आकाश अभी भी समूह का प्रबंधन कर पाएगा? गुल ने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली। मैं आकाश की क्षमताओं को किसी से बेहतर जानती हूँ। शक्ति कॉप उसके बिना नहीं चल सकता और वह समूह का प्रबंधन जारी रखेगा, भले ही शौर्य वापस आ जाए। समूह अभी भी आकाश का ही रहेगा, इसलिए तुम्हें उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आकाश ने मुझसे भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में भी बात की है। हमारे परिवारों के एकजुट होने के बाद हमने 2 प्रमुख समूहों के बीच सहयोग पर चर्चा की है। गुप्ता परिवार के समर्थन से समूह पर उसका नियंत्रण केवल गहरा होगा। तब तक भले ही वर्मा परिवार सबसे बड़े बेटे का पक्ष ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी क्षमताएं आकाश की क्षमताओं से दूर हैं, गुल ने समझाया। गुल की बातें सुनकर प्रीति को थोड़ा संदेह होने लगा। आकाश ने पहले उसे बताया था कि उसने अपने पारिवारिक उत्तराधिकार के अधिकारों को छोड़ दिया है और वह पहले से कहीं ज्यादा समूह की कम परवाह करता हुआ लग रहा था। लेकिन अब गुल कह रही थी कि समूह अभी भी आकाश का रहेगा। ये कैसे संभव है? क्या आकाश झूठ बोल रहा था या गुल झूठ बोल रही थी? या शायद गुल और आकाश उतने करीब नहीं है जितना वह दावा करती है। ऐसा लग रहा था कि गुल आकाश को बिल्कुल नहीं समझती थी। कहने की जरूरत नहीं है, उसे तो आकाश और उसके बड़े भाई के बीच के रिश्ते के बारे में भी पता नहीं था। अगर शौर्य वापस आ गया था तो आकाश समूह में कैसे रह सकता था? वह समूह को और कसकर कैसे नियंत्रित कर सकता था? वह शायद अधिक इच्छुक होगा समूह को अपने भाई को सौंपने के लिए और वह उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। यहाँ तक कि समूह में उपराष्ट्रपति जैसी एक छोटी भूमिका भी आकाश के लिए असंभव थी। वह सब कुछ पूरी तरह से शौर्य को सौंप देगा और समूह से कोई लाभ नहीं लेगा, क्योंकि वह दिल से महसूस करता था कि इसका हर एक हिस्सा शौर्य का है। प्रीति ने गुल को देखा, फिर अपनी नजर हटा ली। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वर्मा और गुप्ता परिवारों के बीच का विवाह गठबंधन सिर्फ सही था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका रिश्ता सुधर रहा था क्योंकि वे एक साथ भोजन के लिए आए थे, वास्तव में उनका रिश्ता अभी भी स्थिर था। दौड़ने वाला मेरे पैरों से भी लड़खड़ा सकती हो। गुप्ता परिवार जल्द ही पहुंच गया और हर कोई एक के बाद एक कार से बाहर निकला। प्रीति आखिरी थी जब वह बैठक कक्ष में प्रवेश किया। गौरव के अलावा बाकी सब अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चले गए थे। प्रीति भी अपनी पोशाक बदलने की योजना बना रही थी, लेकिन गौरव ने अचानक उसे रोक दिया और पूछा, वर्मा परिवार का वह बच्चा, वह संकट में तो नहीं होगा, है ना? प्रीति आश्चर्यचकित थी। तो गुप्ता परिवार में कोई वास्तव में वर्मा परिवार के उस छोटे बच्चे की परवाह करता था, और यह सोचकर कि यह गौरव था जो बच्चों को सबसे ज्यादा नापसंद करता था। स्थिति गंभीर लग सकती है, लेकिन जब तक उसे समय पर चिकित्सा उपचार मिलता है वह ठीक हो जाएगा। बस यही है कि बस क्या? कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ गलत समझा। गौरव ने गुस्से से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? जानबूझकर अपना वाक्य आधा छोड़ना, मुझे अटका देना? प्रीति ने सिर हिलाया। हाँ, जानबूझकर। गौरव उसके जवाब से दम घुट गया, लेकिन ये सुनकर कि बच्चा ठीक हो जाएगा उसने उस मामले को एक तरफ रख दिया और विषय को वापस उसके पास ले आया। तो तुम्हारे और आकाश के साथ क्या है? तुम उसकी शादी कैसे हुई और तुम्हारा तलाक कैसे हुआ? मैं अंधी थी और क्या? तलाक इसलिए हुआ क्योंकि वह आस्था से शादी करना चाहता था। यह इतना आसान है, उसने कहा। गौरव ने खिल्ली उड़ाई। मुझे ऐसा ही लगा। वह आदमी हमेशा ठंडे चेहरे के साथ, मुझसे भी ज्यादा अहंकारी और घमंडी, लोगों को बिल्कुल आकर्षित नहीं करता। तुम्हारी उससे शादी करना वास्तव में अंधापन था। न केवल अंधा बल्कि बुरा स्वाद भी। तुम्हें मेरे जैसे किसी को पसंद करना चाहिए। एक खुशनुमा बड़ा लड़का बर्फ के एक टुकड़े को पसंद करने में क्या मजा है? क्या तुम्हारी बड़ी बहन भी उससे शादी नहीं कर रही है? तुम्हारा मतलब है कि वह भी अंधी है?
बेशक नहीं, मेरी बड़ी बहन को आकाश के लिए कोई भावना नहीं है। उनकी बस एक महज विवाह गठबंधन है, पूरी तरह से एक व्यावसायिक चाल, तुम्हारे भावना संचालित फैसलों से बिल्कुल अलग। भूल जाओ, तुम नहीं समझोगी, तुम तारांकन उतनी तारांकन बुद्धिमान नहीं हो, उसने निष्कर्ष निकाला। प्रीति को उसके शब्दों से दम घुटता हुआ महसूस हुआ और उसके कदम लड़खड़ा गए जब वह ऊपर गई, लगभग खुद से टकरा गई। गुप्ता परिवार में सबसे कम बुद्धिमान व्यक्ति उसे मूर्ख कह रहा था। हैप्पी पर्सन, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? गौरव ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा और अचेतन रूप से उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम देखो, मैंने कहा था कि तुम दिमाग से विकसित नहीं हो। तुमने सिर्फ अपनी आकृति और चेहरा विकसित किया है, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ, नहीं तुम्हारा छोटा दिमाग। तुम अपने ही पैरों से भी लड़खड़ा सकती हो। मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुमने चिकित्सा कौशल कैसे सीखा। क्या ये हो सकता है कि तुम छोटी उम्र से ही उनका लगन से अभ्यास कर रही हो? वास्तव में उसके चिकित्सा कौशल को छोटी उम्र से ही लगन से अभ्यास करके अर्जित किया गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रीति मूर्ख थी। यह इसलिए था क्योंकि चिकित्सा का क्षेत्र इतना विशाल और गहन था कि कोई भी शॉर्टकट के बिना केवल कड़ी मेहनत और अभ्यास के माध्यम से उत्कृष्ट होने की आकांक्षा कर सकता था। खुद को रोक न पाते हुए प्रीति ने गौरव को देखा। तुम्हारा ही दिमाग अविकसित है। कड़ी मेहनत और लगन के बिना दवा सीखने के लिए क्या तुम रातों रात सफलता की उम्मीद कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ाते रहो और मैं कल दादाजी के पास जाऊंगी और उनसे तुम्हारी कक्षाएं बढ़ाने के लिए कहूंगी, फिर तुम आराम करना भी भूल सकते हो। जैसे ही गौरव ने और कक्षाओं के बारे में सुना, उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। अरे, तुम गंभीर नहीं हो सकती, ये बहुत क्रूर है। क्या मैंने तुम्हारी सुंदरता के लिए तारीफ नहीं की? तुम अभी भी दादाजी से शिकायत करने की क्यों सोच रही हो? वह तारीफ नहीं है, वह मुझे मूर्ख कह रही है। मुझसे माफी मांगो या मैं वास्तव में दादाजी के पास जाऊंगी। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मेरी गलती। तुम मूर्ख नहीं हो, तुम सबसे बुद्धिमान, अविश्वसनीय रूप से शानदार हो। गौरव ने जोर से चिल्लाया और तेजी से जाने से पहले प्रीति को घूर कर देखा। उसे डर था कि अगर वह देर तक रुका तो प्रीति वास्तव में बुजुर्ग को बता सकती थी। उसे पीछे हटते हुए देखकर प्रीति का मनोदशा आखिरकार थोड़ा उज्जवल हो गया। शुक्र है, गुप्ता परिवार में अभी भी कोई ऐसा था जो गौरव को नियंत्रित कर सकता था, अन्यथा उसे उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं मिला होता। उसने अपनी स्कर्ट के किनारे को उठाया और तीसरी मंजिल पर चढ़ गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच पाती, उसे रानवी ने रोक दिया, जो अचानक अपने कमरे से दौड़कर बाहर आई थी। प्रीति ने उदासीनता से एक और रुकावट को देखा और पूछा, क्या बात है? प्रीति का चेहरा अधिक परिष्कृत और उत्कृष्ट होता देखकर रानवी की असुविधा बढ़ गई। अरे, तुम्हारा चेहरा इतनी तेजी से कैसे ठीक हो गया? निशान लगभग अदृश्य हैं। तुमने कौन सा मरहम इस्तेमाल किया? इसे बाहर लाओ, मुझे थोड़ा दो। क्या तुम मुझसे मेहरबानी मांग रही हो? प्रीति को यह थोड़ा मजाकिया लगा। जब तुम मदद मांगती हो तो तुम्हें मदद मांगने वाले का रवैया रखना चाहिए। तुम्हारे रवैये के साथ कुछ भी पाने के बारे में सोचो भी मत। मैंने तुमसे कब कुछ मांगा? खुद की तारीफ करना बंद करो। रानवी ने उसे तीव्रता से घूर कर देखा। कंजूस, तुम थोड़ा सा मरहम भी नहीं दोगी और मैं तुम्हारी बहन हूँ। भाई बहनों को खातों को स्पष्ट रूप से निपटाना चाहिए। क्या तुमने ये कभी सुना है? तुम मेरी बहन हो, मैंने तुम्हें पहने हुए किसी भी गहने में से मुझे कभी कुछ देते हुए क्यों नहीं देखा है? क्या गहनों की तुलना तुम्हारे बेकार मरहम से की जा सकती है? मेरा मरहम मुश्किल से कुछ रुपये का है, गहनों का ये सेट लाखों का है। तुम्हें दूं मनचाही इच्छा। तुम मेरे मरहम का तिरस्कार करती हो, फिर भी तुम इसके लिए मेरे पास दौड़कर आती हो। क्या तुम्हें यह विरोधाभासी नहीं लगता? प्रीति अपने दिल में जानती थी कि रानवी अपने लिए मरहम नहीं मांग रही थी, बल्कि किरण के लिए मांग रही थी। ये काफी संयोग था, जयंत ने भी उसके लिए उससे पूछा था, वह भी किरण की ओर से। वह आज शाम को ही वापस आई थी और पहले ही जयंत को मरहम दे चुकी थी। बस यकीन नहीं था कि क्या जयंत ने इसे किरण को दिया था या नहीं। उसने जो मरहम दिया था वह सिर्फ एक सामान्य था, अधिकतम यह एक सूजन रोधी के रूप में काम कर सकता था, लेकिन यह निशान नहीं हटा सकता था, इसलिए भले ही किरण इसे फेंक दे, उसे दिल टूटने का एहसास नहीं होगा। दूसरी बहन शायद यह नहीं जानती होंगी, लेकिन अच्छी दवा भी काफी मूल्यवान होती है। भले ही तुम मेरे मरहम के बदले में अपने गहने पेश करो, मैं सौदा नहीं लूंगी। रानवी ने खिल्ली उड़ाई। तुम सच में एक कल्पना में रहती हो। कौन तुम्हारे मरहम के बदले में गहने चाहेगा? तुम बकवास करने में इतनी अच्छी हो, तुम पिरामिड बेचने में भी जा सकती हो। ये डॉक्टर होने से कहीं ज्यादा आशाजनक होगा। तुम्हें मेरी नौकरी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी अभिनय में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करो। आखिरकार अगर तुम्हारे अभिनय कौशल बेहतर हो जाते हैं तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब परिवार गुप्त रूप से तुम्हारे लिए पुरस्कार खरीदता है ना? रानवी ने गुस्से में अपना पैर पटका। मैंने कभी गुप्त रूप से पुरस्कार नहीं खरीदे। यहाँ बकवास करना बंद करो या मैं तुम्हें मारूंगी। क्या तुम मुझसे जीत भी सकती हो? मैं मानव शरीर पर सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को जानती हूँ, जागरूक हूँ कि तुम्हें तुरंत गिराने के लिए कहाँ मारना है। कोशिश करना चाहती हो? जैसे ही उसने बात की, प्रीति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, मानो प्रदर्शन के लिए तैयार हो। रानवी तुरंत 2 कदम पीछे हट गई, भयभीत। वह पूरी तरह से निराश थी। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था जिससे निपटना इतना मुश्किल हो। पहले उसने सोचा था कि अनामिका जैसे चालाक लोगों से निपटना, जो गुप्त रूप से गंदी चालें खेलना पसंद करते थे, काफी परेशान करने वाला था। लेकिन अब प्रीति का सामना करना, जो खुले रणनीतियों को पसंद करती थी, और भी ज्यादा परेशान करने वाला निकला। मोहिनी ने जितना हो सका खुद को रोका था, अंततः अपने गुस्से को थोड़ा दबाने में कामयाब रही। छोड़ो, मैं अब इस बारे में तुमसे बहस नहीं करने वाली। तुम बहुत छिछली हो। मुझे सच बताओ, क्या तुमने सच में आकाश से शादी की है? प्रीति कुछ हद तक निरुत्तर थी। तुम क्यों सोचती हो कि मैं ऐसी बात पर झूठ बोलूंगी?
क्या आकाश से शादी करना कोई शेखी बघाड़ने वाली बात है? काश मैंने उससे कभी शादी न की होती। उसी की वजह से मेरी ये दूसरी शादी है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने उससे शादी की है या नहीं, और न ही मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई मतलब है। अब से तुम्हें उससे एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं है, और न ही तुम उसे देख सकती हो। वह मेरी बड़ी बहन का है और तुम उससे दूर ही रहना। मैं किससे बात करती हूँ या किसे देखती हूँ, यह मेरी आज़ादी है और इसमें उंगली उठाने या हुक्म चलाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। बिना किसी पछतावे के प्रीति ने कहा, अगर तुम अंधी नहीं होती तो तुम्हें दिखता कि आकाश मुझे परेशान कर रहा है, न कि मैं उसे। तुम इतनी वाकपटू हो तो जाओ आकाश से बात करो और उसे कहो कि वह मुझसे दूर रहे। क्या तुम डरती हो? डरपोक, तुम केवल मुझ पर, एक अलग माँ की बहन पर रौब दिखाती हो जिसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम आकाश का सामना करने या वर्मा परिवार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती हो। तुम्हें डर है कि मैं ये या वह चुरा लूंगी। अंततः तुम सिर्फ अपने और अपनी बड़ी बहन के बारे में असुरक्षित महसूस करती हो। तुम पुरुषों को बहुत अधिक महत्व देती हो और खुद को बहुत कम। बाहर बहुत सारे प्रलोभन हैं और बहुत सारी सुंदर महिलाएं भी। क्या तुम उन सभी से बचने वाली हो? क्या तुम ये संभाल सकती हो? क्या तुम थकती नहीं हो? मोहिनी को उम्मीद नहीं थी कि डांटने के बजाय उसे प्रीति से लेक्चर सुनना पड़ेगा, जिससे उसका चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया। तुम बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने तुम्हारे लिए कितनी चिंता की थी, और यह सोचते हुए कि मेरी बहन और मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। तुम बस एक कृतघ्न भेड़िया हो। तुम्हारा मेरे प्रति अच्छा व्यवहार मेरे खाने में जुलाब डालना या हर दिन मुझे मारने के बारे में चिल्लाना है। सर्द लहजे में प्रीति ने कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो बस कह दो। मैं पड़ोस के विला नंबर 7 में जा सकती हूँ। मोहिनी का पीला चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और वह प्रीति को ऐसी नाराजगी से घूरने लगी जिसे वह आवाज नहीं दे सकती थी। कुछ देर तक घूरने और यह महसूस करने के बाद कि प्रीति डर नहीं रही है, उसने अपना सिर घुमाया और गुल के कमरे की ओर भाग गई। दीदी, प्रीति मुझे तंग कर रही है। तुम्हें मेरा पक्ष लेना होगा। प्रीति एक बार फिर पीछे हट गई, कंधे उचकाए, बेडरूम का दरवाजा धकेला और आराम से अंदर चली गई। कभी कभी जिन लोगों से निपटना सबसे मुश्किल लगता है, वे वास्तव में सबसे आसान होते हैं। मोहिनी और गुंजन दोनों अपने चेहरे पर अपनी भावनाएं दिखा देते हैं, इसलिए प्रीति को उन दोनों से निपटना काफी सीधा लगा। बस सही जगह खोजो और तुम हर बार निशाना लगाओगी। जिसे वह भांप नहीं पा रही थी वह गुल थी। गुल में कोई कमजोरी नहीं थी। अपने कमरे में वापस आकर प्रीति ने कपड़े बदलने की जल्दी नहीं की, वह गुल के उसके पास आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन 5 मिनट बाद भी बगल के कमरे से कोई हलचल नहीं हुई, जैसे मोहिनी की शिकायतों ने गुल के दिल में एक लहर भी पैदा नहीं की हो। उसका अपनी बहन का पक्ष लेने का कोई इरादा नहीं था। लगता है वह नहीं आएगी। प्रीति खड़ी हुई, कपड़े बदलने ही वाली थी जब अचानक उसका फोन बज उठा। उठाकर देखा तो आकाश का कॉल था। उसने दोपहर के खाने के दौरान एक बार कॉल किया था, लेकिन प्रीति ने उस समय जवाब नहीं दिया था। इस बार ये सोचकर कि शायद शौर्य के बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो गई हो और आकाश बच्चे के बारे में कॉल कर रहा हो, उसने तुरंत जवाब दिया, प्रेसिडेंट आकाश। आकाश की उदासीन आवाज फोन से आई, बाहर आओ थोड़ी देर के लिए। प्रीति थोड़ी हैरान थी, तुमने क्या कहा? बाहर आऊं? बाहर आओ, मैं गुप्ता परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर हूं। प्रीति चौंक गई, क्या बच्चे को कुछ हुआ है? क्या तुम बच्चे को यहाँ लाए हो? आकाश दूसरी तरफ पल भर के लिए रुका। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अपने भाई के बच्चे की वजह से आया हूँ? क्या ऐसा नहीं है? नहीं, आकाश ने एक अनसुलझी भावना से कहा, मेरे भाई का बच्चा ठीक है, उसे अस्पताल में इफ चढ़ रहा है और वह सामान्य रूप से सांस ले रहा है। लेकिन उसकी खुद की सांसें कुछ असामान्य थीं। अगर बच्चा ठीक है तो तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लगता है अब हमारे पास एक दूसरे से मिलने की कोई वजह नहीं बची है। प्रेसिडेंट आकाश, कृपया वापस जाए। अगर तुम मुझसे मिलने बाहर नहीं आती हो तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? प्रीति एक पल के लिए हिचकिचाई। उसे लगा कि आकाश वास्तव में ऐसा कर सकता है और वह गुप्ता परिवार की निगरानी में बाहर नहीं ले जाई जाना चाहती थी। अन्यथा भविष्य में गुप्ता परिवार के घर में उसे शांति नहीं मिलेगी। गुल उसके बारे में क्या सोचेगी ये तो वह अभी नहीं जानती थी, लेकिन मोहिनी शायद उसे चाकू मारना चाहेगी। उसे अभी कुछ समय के लिए गुप्ता परिवार के घर में रहने की जरूरत थी, और जब तक उसे अपनी मां के असली हत्यारे का पता नहीं चल जाता तब तक वह जा नहीं सकती थी और उसे गुप्ता परिवार के साथ मेलजोल का दिखावा करना जारी रखना था। उसने फोन काटा, अपने कोट में खुद को लपेटा और नीचे चली गई। विला से बाहर कदम रखते ही प्रीति ने वास्तव में आकाश की मेबैक को सड़क के किनारे खड़ी देखा। वह कार के पास गई और खिड़की पर खटखटाया। कार का दरवाजा जल्दी से खुला और एक हाथ बाहर आया, जिसने उसे एक झटके में कार के अंदर खींच लिया। प्रीति तैयार नहीं थी और अंदर लुढ़क गई, लेकिन उसे चोट नहीं लगी क्योंकि वह आकाश पर गिरी और उसने उसे गले लगा लिया। कार का दरवाजा फिर से बंद हो गया, बाहर की ठंडी रात की हवा को रोक दिया। जैसे ही प्रीति आकाश के शरीर से उठकर बैठी, उसने उसे अपने सहायक योगेश को निर्देश देते सुना, योगेश चलाओ, हम घर चलते हैं। प्रीति चौंक गई। आकाश, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? किस घर? क्या तुम यहाँ बात नहीं कर सकते? तुम किस घर वापस जाना चाहती हो? तुम्हारा घर या मेरा घर? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आज रात गुप्ता परिवार के घर में रह रही हूँ। अगर तुम गुप्ता परिवार के घर में रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे यकीन है कि जयंत मुझे रहने देंगे और मुझे दूर नहीं करेंगे। प्रीति का चेहरा ठंडा था। दोनों परिवारों ने शादी के गठबंधन के लिए आज रात एक साथ खाना खाया है। गुल से तुम्हारी शादी की बात अब सार्वजनिक हो चुकी है और तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे पता होता कि मैं उससे मिलने वाला हूं तो मैं आज रात खाने के लिए वापस नहीं आता।
आकाश बोलते हुए उसके चेहरे पर अप्रसन्नता देखकर अचानक जोर से हंस पड़ा। प्रीति ने तने हुए चेहरे से उसे घूरा। तुम किस पर हंस रहे हो? इतना मजेदार क्या है? अभी मैं थोड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। आकाश ने प्रीति को अपनी गोद में खींच लिया, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और दूसरे से उसकी ठोड़ी को पकड़ा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? प्रीति ने उसका हाथ हटा दिया। नहीं, मुझे वापस ले चलो, मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही हूँ। योगेश जिस रास्ते पर जा रहा था वह स्पष्ट रूप से आकाश के घर का रास्ता था। आकाश ने उसे अपने आगोश में दबा लिया, अपनी ठोड़ी उसके सिर पर टिकाई और धीमी आवाज में पूछा, तुमने दोपहर में मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने सुना नहीं, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो। तुम स्पष्ट रूप से नाराज हो, इस बात से परेशान हो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि 517 मेरा बड़ा भाई है। मैं क्यों नाराज हो जाऊंगी? तुम मुझे बताओ या ना बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परवाह नहीं। प्रीति ने हठपूर्वक कहा, वैसे भी तुम्हारे भाई ने आरुष के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वह मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान मुझसे छिपाए रखी, एक सहायक के रूप में मेरा पीछा करना चाहते थे। कोई मुझे पसंद करता है और वह भी इतना उत्कृष्ट व्यक्ति, ये तो अच्छी बात है। आकाश के चेहरे का रंग तुरंत गहरा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरे बड़े भाई को भी पसंद करती हो? इसमें क्या गलत है? क्या ये ठीक नहीं है? तुमने उन्हें मुझसे रहस्य रखने में मदद की, क्या तुम उन्हें मेरा पीछा करने में मदद नहीं कर रहे थे? अब जब तुम सफल हो गए हो तो तुम खुश क्यों नहीं हो? मैंने उन्हें तुम्हारा पीछा करने में मदद नहीं की। आकाश की आवाज बर्फीली थी, लेकिन उसकी बाहों ने प्रीति को कसकर पकड़ रखा था, उसे उठने नहीं दे रहा था। तुम्हें उसे पसंद करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम पहले से ही मेरी थी। मैं बाकी सब अपने भाई को दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। एक ऐसी जगह पर जहां वह देख नहीं सकता था, प्रीति हल्की सी मुस्कुराई। उसने सोचा था कि वह उसे अपने भाई के साथ सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने अंततः इसकी अनुमति नहीं दी। कार थोड़ी देर के लिए शांत रही और एक पल बाद आकाश धीरे से बोला, मैं अपने भाई के मामले के लिए माफी मांगता हूँ। वह भी वापस आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें तुरंत उनकी पहचान ना बताऊं। मैंने अनजाने में सहमति दे दी। माफ करना, यह मेरी गलती थी, मुझे तुमसे ये छिपाना नहीं चाहिए था। दरअसल प्रीति उससे इतनी नाराज नहीं थी, वह शौर्य से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि शौर्य उसका मरीज था और उसने और निदेशक संघवी ने उसे बचाया था। उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी और वह अपने परिवार को ढूंढ चुका था, लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया, जिससे प्रीति को काफी दुख हुआ था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह हर दिन उसकी याददाश्त ठीक होने का इंतजार कर रही थी, उत्सुकता से उम्मीद कर रही थी कि वह भी अपने परिवार से मिल सके। साथ ही मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई को बचाने के लिए धन्यवाद, इतने लंबे समय तक उनकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं और वर्मा परिवार तुम्हारे एक जीवन के कर्जदार हैं। भविष्य में तुम जो भी अनुरोध करोगी तुम मुझसे कह सकती हो। तुम्हारे पास यह विशेषाधिकार है। फिर भी प्रीति ने सारा श्रेय खुद नहीं लिया। मैंने बस उन्हें वनस्पति अवस्था से जागने में मदद की, बस इतना ही। जिसने वास्तव में उनकी जान बचाई वह निदेशक संघवी थे। हालांकि मैं निदेशक संघवी के आत्मा बलिदान वाले प्रबंधन दर्शन से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये ठीक उनके दयालुता और परोपकार के कारण ही है कि तुम्हारा भाई तब तक जीवित रहा जब तक मैंने उस अस्पताल का कार्यभार नहीं संभाला। इस दुनिया में शायद कुछ ही लोग होंगे जो अनिश्चित काल तक वनस्पति मरीजों की देखभाल करने, उन्हें वार्ड और दवाइयां प्रदान करने के बजाय नुकसान और बंद होने का सामना करना पसंद करेंगे। प्रीति ने स्वीकार किया कि वह खुद ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने हमेशा निदेशक संघवी की प्रशंसा की थी। तुम्हारे निदेशक संघवी वास्तव में एक अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन एक अच्छे प्रबंधक नहीं। तुम्हारे भाई भाग्यशाली थे कि वे तुमसे मिले और निदेशक संघवी भी थे। तुम्हारे बिना उनका अस्पताल दिवालिया हो गया होता और तुम्हारे भाई की जान बहुत पहले जा चुकी होती। आकाश ने प्रीति के बालों को सहलाया, उसकी कोमलता स्पष्ट थी। वैसे भी मुझे फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना है। इस बार प्रीति ने विनम्रता नहीं दिखाई, वह उसके धन्यवाद की हकदार थी। चूंकि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो, मैं अभी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करना चाहती हूँ। आकाश ने भौहें चढ़ाईं, मेरा ये वादा कोई मजाक नहीं है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम इस पर और सावधानी से विचार नहीं करना चाहती हो? क्या तुम वाकई इसका उपयोग अभी करना चाहती हो? मुझे यकीन है, मैं इसका उपयोग अभी करना चाहती हूँ। मैं गुप्ता परिवार के पास वापस जाना चाहती हूँ, मुझे वापस ले चलो। आकाश का चेहरा अंधेरा हो गया। नहीं, लेकिन तुमने अभी कहा था कि मैं कोई भी अनुरोध कर सकती हूँ। तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो? तुम्हें विशेषाधिकार देना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसका उपयोग इस तरह कर सकती हो। विशेषाधिकार मेरा है, मैं इसे जैसे चाहूं वैसे उपयोग कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे वापस ले जा रहे हो या नहीं? नहीं। आकाश ने अभी भी उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था, वह उसे पूरे दिन याद कर रहा था, और अब जब वह आखिरकार उसे पकड़ पाया था तो वह उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देने वाला था। झूठे। प्रीति ने उसे मुक्का मारा, विशेषाधिकार के लिए इतना कुछ, वे पूरी तरह से बेकार हैं। उसके मुके आकाश के लिए गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब तक वह नहीं जाती वह उसे कुछ और मुके मार सकती थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने प्रीति का हाथ पकड़ा और उसी से खुद को कुछ बार मारा। अब बेहतर महसूस हो रहा है। प्रीति एक साथ ही खुश और परेशान थी। वह खुद को मार खाने के लिए काफी इच्छुक लग रहा था। समस्या ये थी कि वह नहीं चाहती थी कि उसका हाथ इतना कष्ट सहे। उसका शरीर इतना कठोर था और उसे चोट नहीं लगी, लेकिन उसे चोट लगी। तुम बहुत जोर से मार रहे हो, मेरा हाथ दर्द से धड़क रहा है। आकाश ने उसके हाथ को रगड़ा और मालिश करने के बाद उसने उसे अपने होठों तक लाया और चूम लिया। अब बेहतर महसूस हो रहा है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तीसरी मिस। अगर दूसरे छोटे मास्टर मुझे गुप्ता परिवार के पास वापस ले जाते तो शायद मैं ठीक हो जाती।
मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। आकाश की आंखों में मनोरंजन का एक संकेत चमका। तुम कब से गुप्ता परिवार की तीसरी मिस बन गई? तो तुम और गुंजन सौतेले भाई बहन हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी आंखें उस पर थीं। अब जब मुझे पता है कि तुम दोनों खून से जुड़े हो तो मैं आराम कर सकता हूँ। प्रीति ने एक अधिक आरामदायक स्थिति में बदलाव किया, खुद को उसके खिलाफ और कसकर बैठा लिया। मैं ज्यादा देर से तीसरी मिस नहीं बनी हूँ। मैं पहले नहीं जानती थी कि गुंजन और मैं सौतेले भाई बहन हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा उपनाम सचमुच कियाओ प्रीति है। आकाश ने नीचे झुककर उसके माथे को चूमा। तुम्हारा उपनाम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम खुश हो बस वही मायने रखता है। उसे अपने पिता का धन्यवाद करना पड़ा, जिन्होंने जवानी में केवल एक ही बार गलती की थी। जयंत के विपरीत, जिसके पास जवानी में बहुत सारी महिलाएं और बच्चे थे, जिससे लगभग सौतेले भाई बहनों के प्यार में पड़ने का घोटाला हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि गुंजन का रवैया बाद में प्रीति के प्रति इतना अजीब हो गया था। पता चला कि वह जानता था कि जिस लड़की को वह पसंद करता था वह उसकी सौतेली बहन बन गई थी, इसलिए वह परेशान था। ये किसी के लिए भी स्वीकार करना कठिन स्थिति होगी। बेशक जब गुंजन की बात आई तो आकाश काफी खुश था। अचानक एक प्रतिद्वंद्वी के कम होने से आकाश को राहत मिली, लेकिन उसे चिंता थी कि प्रीति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्या उन्होंने तुम्हें गुप्ता परिवार में तंग किया है? क्या गुंजन ने तुम्हें परेशान किया है? क्या किरण ने फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है? नहीं, प्रीति की आवाज शांत थी। पुराने श्री गुप्ता मेरी रक्षा करते हैं, कोई मुझे तंग नहीं करता, और इसके अलावा मैं अब वह नहीं हूं जिसे तंग किया जा सके। पहले उसने वर्मा परिवार में खुद को छोटा समझा था, हमेशा अपनी शिकायतों को निगल लिया था। भले ही श्रीमती वर्मा उसे डांटती थी, उसने अपनी सास को कभी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की थी। वह इसलिए था क्योंकि वह उस समय आकाश को बहुत प्यार करती थी, और जहां प्यार होता है वहां कमजोरियां होती हैं, और कमजोरियों के साथ अंतहीन समझौता और रियायतें आती हैं। लेकिन गुप्ता परिवार में वह किसी से प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसकी कोई कमजोरी नहीं थी और वह बिना किसी संकोच के थी। भले ही प्रीति ने कहा कि किसी ने उसे तंग नहीं किया, आकाश जानता था कि गुप्ता परिवार में उसका जीवन बहुत शांतिपूर्ण नहीं रहा होगा। जयंत की नाजायज बेटी होने के नाते किरण के वैध बच्चे कभी भी प्रीति के साथ वास्तव में अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते थे? उसका दृढ़ हृदय नरम पड़ गया और उसने धीरे से उसके नाजुक गाल को छुआ। धीरे से कहा, मैं एक नाजायज बेटा हूं और तुम एक नाजायज बेटी हो, क्या हम एक अच्छी जोड़ी नहीं है? प्रीति उसके आशावाद से स्तब्ध थी। ये तुम्हें सुनकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम वास्तव में इससे खुश हो? ऐसी जोड़ी, मैं इसे छोड़ना चाहूंगी। मैं कोई नाजायज बेटी नहीं बनना चाहती। मेरी माँ को जयंत और किरण ने धोखा दिया था। आकाश खुद को फैंग लियू के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। वह अभी भी उसका असली नाम नहीं जानता था या उस समय उसके और श्रीवर्ण के बीच वास्तव में क्या हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूंढ लिया, वह अभी भी जीवित है। प्रीति चौंक गई। उसे क्या हो गया था? वह अब उसे इतनी महत्वपूर्ण बातें क्यों बता रहा था? वह पहले सब कुछ अपने तक ही रखता था, बिना उसे बताए कि वह किसमें व्यस्त था। उसने ऐसी निजी बात साझा की जिससे वह एक पल के लिए यह नहीं जान पाई कि कैसे प्रतिक्रिया दें। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने तुम्हें पालने के लिए श्रीमती वर्मा के पास क्यों छोड़ा? एक सौतेली माँ कभी भी जन्म देने वाली माँ से बेहतर नहीं हो सकती, है ना? मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं उन कुछ कारणों का अनुमान लगा सकता हूँ कि उसने मुझे वर्मा परिवार में क्यों बड़ा होने दिया। ये और कुछ नहीं, बस यह उम्मीद करना कि बाहरी दुनिया को मेरे नाजायज बेटे होने की स्थिति का पता न चले। चाहती थी कि मैं वर्मा परिवार के एक युवा मास्टर की उचित पहचान के साथ बड़ा हो जाऊं, ताकि भविष्य में मेरे लिए पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेना बेहतर हो। तो बात यह है। प्रीति कुछ हद तक हैरान थी कि यही वह कारण था जिसके लिए उसने अपने बेटे को खुद पालना छोड़ दिया था, लेकिन यह बेहद तार्किक लगा। वह भी गुप्ता परिवार में बड़ी नहीं हुई थी। अब जब वह वापस आ गई थी तो वह न केवल घुल मिल नहीं पाई थी, बल्कि जब उसने घर छोड़ा था तब भी उसकी पहचान स्पष्ट थी। गुप्ता परिवार से थोड़े परिचित लोगों के लिए, चाहे वे उसकी पहचान को कितना भी छिपा लें, लोग अनुमान लगा सकते थे कि वह एक नाजायज बेटी थी। इसके अलावा अगर उसके पास श्री गुप्ता के पैर का इलाज करने में सक्षम चिकित्सा कौशल नहीं होता तो वह गुप्ता परिवार में वापस आ पाती या नहीं, यह अभी भी एक अज्ञात होता। आकाश ने आगे कहा, दरअसल मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे अपनी जन्म देने वाली माँ को अपने बड़े भाई को सौंप देना चाहिए या नहीं। प्रीति पूरी तरह से हैरान थी। तुम उसे अपने बड़े भाई को क्यों सौंपोगे? क्योंकि मेरे बड़े भाई की कार दुर्घटना और चट्टान से गिरना मेरी जन्म देने वाली माँ द्वारा आयोजित किया गया था। प्रीति इतनी चौंक गई कि उसने अचानक ऊपर देखा। ये कैसे हो सकता है? उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उसका मानना था कि केवल मेरे बड़े भाई की मृत्यु के साथ ही वर्मा परिवार का सब कुछ मेरा हो सकता था। इसलिए उसने मेरे भाई को मारने की योजना बनाई और उसने सभी सबूत मिटा दिए। मुझे उस तक वापस पहुंचने में काफी परेशानी हुई। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि सारी जांच के बाद मुझे पता चलेगा कि यह मेरी जन्म देने वाली माँ थी जिसने मेरे बड़े भाई को मारा। प्रीति को उसके लिए सहानुभूति महसूस हुई। एक तरफ उसकी माँ थी और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई, दोनों जान के दुश्मन निकले। क्या इससे ज्यादा नाटकीय कुछ हो सकता था? तो तुम उसे अपने बड़े भाई को सौंपना चाहते हो ताकि वह उससे निपट सकें? हाँ, प्रीति हैरान नहीं थी, इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि उसका अपनी जन्म देने वाली माँ से कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। भले ही होता, यह शायद उसके बड़े भाई के साथ उसके रिश्ते से तुलना नहीं कर सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से शौर्य के पक्ष में झुक रहा था। मेरे बड़े भाई को पहले उसके द्वारा धमकी दी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने सब कुछ खुद पर ले लिया और मरने के कगार पर भी उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें किसने चोट पहुंचाई। अब भी वह जोर देते हैं कि कार दुर्घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को और गहराई से खोदने से रोका है, शायद इसलिए कि उन्हें डर है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। प्रीति धीरे से भौहें सिकोड़ी।
क्या शौर्य वास्तव में सिर्फ इस बात से डरते थे कि उनके छोटे भाई को सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल होगा? चाहे कुछ भी हो, वह महिला आकाश की जैविक मां थी, फिर भी शौर्य ने उसे कभी नहीं बताया था। क्या इस मामले के भीतर कुछ और रहस्य छिपे हो सकते थे? हालांकि उसे संदेह था, प्रीति ने कुछ नहीं कहा। वह अब एक बाहरी व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। आकाश और शौर्य रक्त भाई होने के नाते एक मजबूत संबंध रखते थे और वास्तविकता में वह कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसे हासिल करने के मामले में भी आकाश ने शुरू में शौर्य का पक्ष लिया था। भले ही वह नहीं जानती थी कि उसने बाद में उसे शौर्य को सौंपने से क्यों इनकार कर दिया। अगर शौर्य को उसे फिर से धोखा देने में उसकी मदद की जरूरत होती तो उसे लगता था कि आकाश शायद अभी भी शौर्य की बात सुनेगा। उनका भाईचारा गहरा था, इसलिए उसने खलनायक न बनने का फैसला किया। कार तेजी से आकाश के विला पर पहुंची, ड्राइववे पर चढ़ी और दरवाजे के सामने रुक गई। आकाश ने सीधे प्रीति को कार से उठाया और एक बार जब वे लिविंग रूम में थे तो उसने उसे सोफे पर रखा और फिर घुटनों के बल बैठकर उसकी ऊंची एड़ी के जूते हटा दिए। तुम्हारे पैर इतने ठंडे क्यों हैं? आकाश के बड़े हाथों ने प्रीति के पैरों को ढक लिया। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? उसके हाथ की हथेली से गर्मी तुरंत उसके पैरों के तलवों से पूरे शरीर में चली गई। प्रीति थोड़ी सी कांप उठी, सहज रूप से अपने पैरों को वापस खींचना चाहती थी, लेकिन आकाश ने जाने नहीं दिया, बल्कि उसके दोनों पैरों को अपनी गोद में खींच लिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे ठंड नहीं लग रही है। प्रीति ने सिर हिलाया। कभी कभी वह चाहती थी कि आकाश उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार न करे। उसे डर था कि वह उसके अंतहीन लाड़ प्यार और दुलार के लिए फिर से गिर सकती है। तुम्हारे पैर बर्फ जैसे ठंडे हैं और तुम अभी भी कहती हो कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। आकाश ने उसके पैरों को थोड़ी देर गर्म किया और यह महसूस करने पर कि वे अभी भी ठंडे थे, वह गर्म पानी का एक बेसिन लाने के लिए उठा। फिर उसने उसे सोफे के सामने रखा और उसके पैर धोने के लिए झुक गया। प्रीति स्तब्ध होकर उसे देखती रही। मैं खुद कर सकती हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें अगली बार मुझे बताना होगा जब तुम्हें ठंड लगे। खुद को चुपचाप पीड़ित मत होने देना। आकाश ने धीरे से उसके पैरों को रगड़ा। अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर कला के कार्यों की तरह थे। गर्म पानी में भीगकर उसके पैर की उंगलियां गुलाबी हो गईं। उसके नाखून गोल और साफ थे, एक स्वस्थ चमक के साथ मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसके टखने भी पतले और सुंदर थे। वह वास्तव में ऊंची एड़ी के जूते के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन ये शर्म की बात थी कि वह शायद ही कभी उन्हें पहनती थी। उसने उसे केवल कुछ ही बार ऊंची एड़ी के जूते में देखा था, या तो जब वह अपूर्व की सहायता कर रही थी या जब वह उससे नाराज थी। वैसे भी उसने उन्हें उसे दिखाने के लिए नहीं पहना था, उसने उन्हें दूसरों के लिए पहना था। उसकी शाम के गाउन का हेम थोड़ा बाधा डाल रहा था, इसलिए आकाश ने इसे उसके घुटनों के ऊपर पलट दिया, जिससे उसकी गोरी और पतली पिंडली सामने आ गई। बहुत सुंदर। वह उन्हें सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी पिंडली सहलाने के बाद वह उसकी जांघों को देखने की इच्छा का विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने उसकी स्कर्ट को और ऊपर उठा दिया। रोशनी के नीचे उसके पैर सफेद चमक रहे थे, संतुलित, सीधे और लोच से भरे हुए थे, एक आकर्षक कामुकता विकीर्ण कर रहे थे। आकाश नीचे झुका और उन्हें चूम लिया। प्रीति का चेहरा लाल हो गया। आकाश, बस बहुत हो गया। क्या ये सिर्फ पैर धोने के लिए नहीं था? थोड़ी देर में उसे स्नान की जरूरत होगी। अंततः आकाश खड़ा हुआ और उसके बगल में बैठ गया। उसकी आवाज बहुत कोमल थी क्योंकि उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? प्रीति को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। उसने उसे थोड़ा धकेला। बस बहुत हो गया, मुझे अब ठंड नहीं लग रही है। मुझे एक तौलिया दो, मैं अपने पैर पोंछ लूंगी। आकाश ने उसके होठों को देखा, जो थोड़े हिल रहे थे और लाल चमक रहे थे, उसे चूमने की इच्छा का विरोध करते हुए। उसने एक तौलिया पकड़ा, उसके लिए उसके पैर पोंछे और फिर पैर धोने का पानी बाहर डाल दिया। उसी पल योगेश दरवाजे पर दिखाई दिया। प्रेसिडेंट आकाश, फल आ गया है। आकाश ने उसे सिर हिलाया। इसे अंदर लाओ और धो लो। योगेश तब फल के 2 बक्से रसोई में ले गया और उन्हें धोना शुरू कर दिया। आकाश ने अपने हाथ धोए, टीवी चालू किया और प्रीति के देखने के लिए एक फिल्म खोजी। प्रीति अब पूरी तरह से गर्म हो गई थी। उसने फिल्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह योगेश द्वारा लाए गए फल के बारे में बहुत उत्सुक थी। आकाश, तुम्हें आधी रात को फल कहाँ से मिला? आकाश ने एक फिल्म का चयन करने के बाद और रिमोट कंट्रोल के साथ बैठ गया। उसने जवाब दिया, वर्मा परिवार से। मैंने देखा कि तुम्हें वहाँ स्ट्रॉबेरी और चेरी पसंद थी, इसलिए मैंने किसी को बाकी यहाँ ले जाने के लिए कहा। प्रीति को थोड़ी हैरानी हुई। पुराना आकाश उसकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, लापरवाह रहता था। अब सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ स्ट्रॉबेरी ज्यादा खा ली थी, उसने वर्मा परिवार से चीजें मंगवा ली थीं। योगेश फलों को धो चुका था। वह 2 क्रिस्टल फ्रूट प्लेटें लाया, उन्हें कॉफी टेबल पर रखा और फिर चला गया। जाते समय वह दरवाजा बंद करना नहीं भूला ताकि ठंडी हवा लिविंग रूम में न आए। फलों से भरी 2 प्लेटों को देखकर प्रीति ने थोड़ी चिंता से कहा, पर मेरा पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकती। आकाश ने उसे एक पतले कंबल से ढका और फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कोई बात नहीं, जब तुम्हें भूख लगे तब खा लेना। प्रीति का सिर उसकी छाती पर टिका था और उसकी बाह उसकी कमर के चारों ओर थी, जिससे उसे एक अवर्णनीय आराम मिल रहा था। मगर उसे लगा कि यह आराम खतरनाक है, क्योंकि यह उसकी इच्छाशक्ति को कमजोर कर सकता था। उसने सोचा, काश उसने आकाश का कॉल उठाया ही न होता। फिल्म शुरू हो चुकी थी। ये वही हॉरर फिल्म थी जो उसे पसंद थी, जिसमें कुछ डरावने सीन थे। वह जल्दी ही फिल्म में खो गई थी जब आकाश अचानक झुका और उसे चूम कर बोला, तुम कुछ भूल तो नहीं गई? प्रीति ने अपना गाल पोंछा, उस गर्मी को मिटाने की कोशिश की जो उसने अभी छोड़ी थी, और फिर ऊपर देखकर पूछा, क्या चीज? तुम पिछली बार शर्त हार गई थी और तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए हर्बल साबुन बनाओगी। मेरा हर्बल साबुन कहाँ है? प्रीति ठिठक गई। ओह, वह तो पूरी तरह से भूल ही गई थी। उसने वह बनाया ही नहीं था, और उसने अपनी शर्त पूरी करते हुए अगली सुबह ही उसे एक हर्म्स हैंडबैग दे दिया था।
प्रीति को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त थी, मुझे हर्बल साबुन बनाने का समय नहीं मिला। कुछ दिनों में। आकाश उसकी बनावटी शर्मिंदगी को तुरंत भांप गया। उसने खुद को और नहीं रोका, उसकी ठोड़ी पकड़ी और नीचे झुककर उसे गहराई से चूम लिया। उसके होंठ अविश्वसनीय रूप से मुलायम थे। उसका इरादा तो सिर्फ हल्का सा स्वाद लेने का था, लेकिन वह और ज्यादा आगे बढ़ते हुए खुद पर से नियंत्रण खो बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका हाथ उसकी ड्रेस पर फिसल गया और आखिरकार उसे एक रुकावट मानते हुए उसने उसकी पोशाक फाड़ दी। प्रीति सदमे में चिल्लाई, आकाश, तुमने फिर से मेरी ड्रेस फाड़ दी। ये ड्रेस लाखों की है, महंगी नहीं है, मैं तुम्हें कल दूसरी खरीद दूंगा। इतना कहकर उसने अपना पूरा शरीर उस पर दबा दिया और प्रीति के होठों को अपने से सील कर दिया। प्रीति के बचे हुए शब्द दबी हुई सिसकियों में बदल गए। सहज रूप से उसने अपनी बाहें आकाश की कमर के चारों ओर लपेट दी, उसकी मजबूत ताकत और उसकी त्वचा की जलती हुई गर्मी महसूस की और फिर घबराकर अपनी पकड़ छोड़ दी। आकाश ने उसके इस काम को बारीकी से देखा। उसने उसका हाथ उठाया और फिर से अपनी कमर के चारों ओर लपेट दिया। प्रीति, अच्छी लड़की बनो, मुझे कसकर पकड़ो, छोड़ना नहीं। प्रीति को अपने भीतर एक अराजकता महसूस हुई, उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसकी आवाज में एक सिसकी का संकेत था। आकाश, हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे ऊपर से हटो। वह डर गई थी, वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उसका विरोध नहीं कर सकती। वह फिर से उसी राह पर चल रही थी, एक बार फिर गहरे गड्ढे के पास पहुंच रही थी। आकाश ने अपनी इच्छाओं को दबाया, उसे प्यार से चूमा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम्हारा शरीर मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। थोड़ा शांत हो जाओ, तुम हर तरफ से कसी हुई हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। उसके चुंबन बारिश की बूंदों की तरह बरस रहे थे, उसके हाथ धीरे धीरे सहला रहे थे, धैर्य से उत्तेजित कर रहे थे। प्रीति का शरीर उसके दिमाग के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका था। इस पल आकाश उसके शरीर का मालिक था। वह रो पड़ी, आकाश, क्या हम फिल्म देखने वाले नहीं थे? हम खत्म करने के बाद देखेंगे। आकाश ने वास्तव में उसके साथ फिल्म देखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अपने आत्मनियंत्रण को ज्यादा आंका और उसके आकर्षण को कम आंका। उसके लिए उसकी चाहत चरम पर पहुंच गई थी। अगर वह उसे चोट पहुंचाने से नहीं डरता तो वह उसे पहले ही निगल चुका होता। जिस पल उसने उसे वर्मा परिवार में देखा, वह उसे अगवा करके वापस लाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वह उसके दिमाग, उसकी नज़र में भर गई। वह दूसरों से इतना बेखबर हो गया था कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने रात के खाने में क्या खाया था। वह उसे उसी पल निगल जाना चाहता था। अब जब वह आखिरकार उसके पास थी तो उसे एक असाधारण संतुष्टि महसूस हुई। उसने फुसफुसाते हुए उसका नाम लिया, प्रीति। प्रीति ने जवाब नहीं दिया। उसे चक्कर आ रहा था, लगभग भारहीन महसूस हो रहा था। एक पल के लिए उसे ये भी नहीं पता चला कि वह कहाँ थी। जब आकाश ने उसे चूमा तो उसने अनजाने में उसे वापस चूम लिया। वह बहुत खूबसूरत था, उसकी नज़रें बहुत गहरी और प्यारी थीं, उसके लिए विरोध करना बहुत मुश्किल था। आकाश, तुम्हें अब उतर जाना चाहिए। पता नहीं कितना समय बीता होगा जब आखिरकार सब शांत हुआ और प्रीति की चेतना धीरे धीरे वापस लौटी। वह पसीने से लथपथ आकाश की बाहों में लेटी थी, एक पतले कंबल से ढकी थी जिससे केवल उसका आधा कंधा बाहर दिख रहा था। उसकी पलकें कांप उठीं। वह आकाश को डांटना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि वह उसे पूरी तरह से दोष नहीं दे सकती, क्योंकि वह भी अभी अपनी चेतना खो चुकी थी, उसकी अजीब हरकतों में शामिल हो गई थी। आकाश ने उसके लाल हुए गालों को देखा और उसके दिल से एक असीम कोमलता उमड़ पड़ी। उसने धीरे से उसके माथे के नम बालों को हटाया और उसे चूमने के लिए झुका। क्या तुम नहाना चाहती हो? मैं तुम्हें ले चलूंगा। जैसे ही प्रीति ने फिल्म के समाप्ति क्रेडिट सुने, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह और आकाश मूर्खतापूर्वक लगभग 2 घंटे तक लगे रहे थे। उसके पास खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। थोड़ी देर आराम करते हैं, मैं बाद में धो लूंगी। आकाश ने स्वाभाविक रूप से वही किया जो उसने कहा। उसकी आवाज बैठी हुई देखकर वह उठकर पानी का एक गिलास लेने गया, फिर वापस आया, उसे उठाया और उसे पानी पीने में मदद की। जब उसने पर्याप्त पानी पी लिया और पर्याप्त आराम कर लिया तो उसने उसे तिरछा उठाया, ऊपर गया और बाथरूम में दाखिल हुआ। बाथरूम जल्दी ही भाप की दुनिया बन गया। भाप का फायदा उठाते हुए जिसने दृष्टि को धुंधला कर दिया, प्रीति की उंगलियां आकाश की मजबूत छाती की मांसपेशियों पर फिसल गईं। उसका शरीर बिल्कुल सही था, न बहुत ज्यादा उभरा हुआ, न बहुत सपाट, वास्तव में कपड़े में दुबला, शर्टलेस, मोटा। आकाश ने अपने अच्छे स्वभाव के साथ उसे खेलने दिया। हालांकि उसने उसे फिर से उत्तेजित कर दिया था। उसने खुद को रोका और एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसके बाल धोने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाल धोने के बाद उसने जल्दी से खुद को साफ किया। फिर उसने शॉवर हेड बंद कर दिया, प्रीति को एक बड़े तौलिए में लपेटा और उसे भाप वाले बाथरूम से बाहर बेडरूम में ले गया। प्रीति बिस्तर पर लेट गई और आकाश को आदेश देने लगी, मुझे पानी पीना है। आकाश ने उसका माथा चूमा और उसे पानी का एक और गिलास देने चला गया। प्रीति ने 2 घूंट लिए और फिर उसे नीचे रख दिया। मेरे बाल बहुत गीले हैं, मैं ऐसे नहीं सो सकती। आकाश हेयर ड्रायर लेने गया और धैर्यपूर्वक उसके बाल सुखाए, फिर उन्हें कंघी करके चिकना किया। मालकिन, क्या कोई और आदेश है? प्रीति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हमने अभी फिल्म पूरी नहीं देखी। आकाश हंसा, मैं टैबलेट ले आता हूं और हम इसे बिस्तर पर एक साथ देख सकते हैं, ठीक है? प्रीति ने सिर हिलाया, ठीक है, जाओ ले आओ। अचानक उसे लगा कि युवा मालकिन होने के अपने फायदे हैं। वर्मा उपनाम होना उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। आकाश जल्दी से टैबलेट ले आया और प्रीति को प्यासा होने से रोकने के लिए वह पानी का एक और कप लाया। हालांकि उसने गलत अनुमान लगाया, प्रीति अब पानी नहीं पीना चाहती थी, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। आकाश को शक हुआ कि वह जानबूझकर उसे तंग कर रही है, क्योंकि वह थोड़ी ही देर में 3 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे कर चुका था। लेकिन समस्या ये थी कि अगर वह उसे जानबूझकर तंग भी कर रही थी तो उसे यह खुशी और सुखद लग रहा था।
जब तक वह उसके पास थी वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने होठों पर मुस्कान लिए वह नीचे गया, स्ट्रॉबेरी और चेरी दोनों लाया और उन्हें बेडसाइड टेबल पर रख दिया। प्रीति ने एक स्ट्रॉबेरी उठाई, एक काटा, मिठास का स्वाद चखा और आखिरकार संतुष्ट महसूस किया। बुरा नहीं है, स्वादिष्ट है। क्या मालकिन का कोई और आदेश है? नहीं, अब तुम जा सकते हो। आकाश जोर से हंसा, बिस्तर पर चढ़ गया, उसे गले लगाया और उसके साथ फिल्म देखना शुरू कर दिया। बस उसने आज जो फिल्म चुनी थी उसकी शुरुआत ही भयानक थी। दूसरा भाग अप्रत्याशित रूप से हॉरर से रोमांस में बदल गया। भयानक माहौल के बिना प्रीति जल्दी ही सो गई। वह जरूर थक गई होगी क्योंकि वह गहरी नींद में सो रही थी। आकाश ने उसके सोते हुए चेहरे को देखा, इतना शांत और कोमल, जैसे वह अभी भी वही प्यारी छोटी लड़की थी जो कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करती थी। पहली बार उसने कामना की कि कल इतनी जल्दी ना आए, क्योंकि भोर होते ही वह फिर से ठंडी हो जाएगी और वह चली जाएगी। उनकी स्थिति उलट गई थी। अब जो अलग थी वह थी। उसके साथ सोने के बाद वह बिना किसी लगाव के चली जा सकती थी, उसे अकेला छोड़कर। आकाश कड़वाहट से मुस्कुराया, फिर भी महसूस किया कि वह इसके लायक है। उसने टैबलेट बंद कर दिया, धीरे से प्रीति का सिर तकिए पर रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसने उसे जगाया नहीं है, और फिर झुककर उसे हल्का सा चूमा। शुभ रात्रि बेबी, मीठे सपने। हंसिया चांद, शौर्य का विरोध। रात के 2:30 बज चुके थे, फिर भी हवेली में अभी भी रोशनी थी। एक भी व्यक्ति आराम नहीं कर रहा था। नौकर कांप रहे थे और रात की देखभाल करने वाली नैनी भी बहुत चौकस थी। सभी पूरी तरह से सतर्क होकर छोटे मालिक की देखभाल कर रही थी। आईवी फ्लूइड्स मिलने के बाद आरुष का दस्त रुक गया था, लेकिन उसके छोटे माथे का रंग अभी भी हल्का सा बिगड़ा हुआ था और समय समय पर वह रोता था, जैसे वह किसी दर्द को सह रहा हो। इस बात ने श्रीमती वर्मा को बहुत चिंतित कर दिया था। बस उसे ऊपर ले जाओ और उसके साथ सावधान रहो, उसने आदेश दिया। उसकी देखभाल पर पूरा ध्यान दो। अगर छोटे मालिक को फिर से दस्त हुए तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। जी मालकिन। श्रीमती वर्मा ने चिड़चिड़ाकर अपना हाथ हिलाया, उन्हें जाने का संकेत दिया। प्रीति ने खास तौर पर बच्चे के बिगड़े हुए माथे के रंग के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन डॉक्टर के निदान में कोई समस्या नहीं दिखने के बाद श्रीमती वर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर पर भरोसा करें या प्रीति पर। हालांकि उन्होंने श्री वर्ण और शौर्य को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो उन्हें शिकायतों का एक और दौर झेलना पड़ता। आखिरकार बच्चे का इलाज प्रीति से न करवाकर सीधे अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें पहले ही पिता और पुत्र दोनों से डांट पड़ चुकी थी। श्री वर्ण और शौर्य दोनों का जीवन प्रीति ने ही बचाया था। अब पिता और पुत्र दोनों को प्रीति के चिकित्सा कौशल पर पूरा भरोसा था। वे दोनों अस्पताल ले जाने के बजाय प्रीति से बच्चे का इलाज करवाना पसंद करते थे। इस समय वे लिविंग रूम में बैठे थे, जो काफी अस्वस्थ लग रहे थे। आमतौर पर अच्छे स्वभाव वाले और आज्ञाकारी शौर्य ने भी इस बार कुछ असंतोष दिखाया। माँ, आपने प्रीति को आरुष का इलाज क्यों नहीं करने दिया? क्या मैंने आपको नहीं बताया? उसी ने मुझे बचाया है। मैं लगभग सब्जी बन चुका था, जागने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये प्रीति के उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल के कारण ही था कि मैं जाग पाया और अपने परिवार से मिलने के लिए घर वापस आ सका। उसकी क्षमताओं के साथ आरुष को इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। श्रीमती वर्मा, जिसे सारी रात ताना मारा गया था, अब प्रीति का नाम सुनकर और सहन नहीं कर सकी। उसका जिक्र भर ही उसे उत्तेजित कर देता था। हो सकता है कि तुम्हें जगाना बस एक संयोग हो। हमें क्या पता, तुम उसकी मदद के बिना खुद ही जाग गए होते। तुम उसे किसी चमत्कार करने वाली क्यों बनाते हो? इसके अलावा आरुष एक शिशु है। स्वाभाविक रूप से जब वह बीमार हो तो उसे विशेष बाल चिकित्सा अस्पताल में दिखाया जाना चाहिए। प्रीति क्या जानती है, उसके पास बच्चों का इलाज करने की विशेषज्ञता नहीं है। अचानक वह गुप्ता परिवार की तीसरी मालकिन बन जाती है और हमारे घर मेहमान बनकर आती है। कौन जानता है कि वह क्या साजिश कर रही है? तुम्हें भविष्य में उससे दूर रहना चाहिए। वह परेशानी के अलावा और कुछ नहीं है। आकाश को परेशान करने के बाद अब वह तुम्हें परेशान करने आई है। शौर्य जवाब दिए बिना नहीं रह सका। उसी ने मुझे बचाया है, यह उसका मुझे नुकसान पहुंचाना कैसे हो गया? उसके लिए मेरा लगाव इसलिए है क्योंकि वह दयालु है, इसलिए नहीं कि मैं उससे ठगा गया हूं। कृपया भविष्य में ऐसी बातें फिर से न कहें। उसके इरादों को गलत समझना आसान है। श्रीमती वर्मा गुस्से से फटने वाली लग रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम उस छोटी दुष्ट प्रीति को कैसे पसंद कर सकते हो? वह पैसे की लालची और चालबाज दोनों है, उसमें जरा भी तमीज नहीं है। आकाश ने उसे छोड़ दिया है और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो। तुम उसके खूबसूरत चेहरे से धोखा खा गए हो। वह वास्तव में एक निर्दयी और दुर्भावनापूर्ण औरत है। मैं धोखा नहीं खाया हूं। जिस समय मेरी याददाश्त चली गई थी उसी ने मेरी देखभाल की थी। मेरे विरूपण और विकलांगता के कारण कई लोग खुले तौर पर और दबे हुए मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे, सिवाय प्रीति के। उसने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया और मुझे उबने के डर से उसने मुझे एक सहायक की नौकरी भी दी। शौर्य ने प्रीति का बचाव किया। आप जिस साजिश या भौतिकवाद की बात कर रही हैं, वह कहाँ है? अगर वह वास्तव में ऐसी होती तो क्या मेरी असली पहचान जानने के बाद उसने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की होती? लेकिन उसने नहीं की। एक बार जब उसे पता चला कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो वह करीब आना भी नहीं चाहती थी। साथ ही छोटी दुष्ट जैसी बातें फिर से न कहें, यह बहुत अप्रिय लगता है। आप वर्मा परिवार की पहली मालकिन हैं, आप ऐसी भाषा का उपयोग कैसे कर सकती हैं? अगर प्रीति को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। जहां तक आकाश से उसके तलाक की बात है, यह न तो उसकी गलती है न ही आकाश की। आकाश का स्वभाव थोड़ा ठंडा है, उसका प्रीति को पसंद न करना सामान्य है। उनका तलाक ये साबित नहीं करता कि प्रीति गलत है। माँ, मैं वास्तव में उसे बहुत पसंद करता हूँ। अगली बार जब आप उससे मिलें तो क्या आप सिर्फ मेरे लिए उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर सकती हैं? एंग्री, मुझे प्रीति से शादी करनी है।
श्रीमती वर्मा सोफे पर बैठ गईं। उनका रक्तचाप आसमान छू रहा था। उनकी दृष्टि लहरों में काली पड़ रही थी। उनके कनपटी में दर्द हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी खोपड़ी फटने वाली है। जब उन्होंने आकाश को प्रीति को तलाक देने के लिए मजबूर किया था तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह बूमरैंग एक दिन वापस आकर उन्हें ही मारेगा। उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उनकी हिम्मत हरी हो गई। उन्हें आकाश को प्रीति को तलाक देने ही नहीं देना चाहिए था। अगर आकाश ने प्रीति को तलाक नहीं दिया होता तो शौर्य उसे कितना भी पसंद करता, वह अपने भाई की पत्नी को नहीं चुरा पाता। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी और आस्था की साजिश के तहत वे पहले ही तलाक ले चुके थे। जो बात उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी वह ये थी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे को बताया था कि आकाश आस्था को पसंद करता है, प्रीति को नहीं। अब उनके बेटे को कोई संकोच नहीं था। वह साफ साफ बता रहा था कि वह प्रीति को पसंद करता है, कि वह प्रीति की रक्षा करना चाहता है। ये आप जो बोते हैं वही काटते हैं का एकदम सही उदाहरण था। वह इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने जोर से कॉफी टेबल पर हाथ मारा, जिससे उस पर रखी चाय की प्याली जोर से खड़खड़ा उठी। श्रीमती वर्मा की आवाज तीखी थी जब वह चिल्लाई, तुम्हें उस उल्टा प्रीति को पसंद करने की इजाजत नहीं है। नहीं है, मैं तुम दोनों के एक साथ होने पर कभी सहमत नहीं होंगी। तुम्हें भविष्य में उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। मुझे उसे घिन आती है, यह अपशकुन है। शौर्य ने माथे पर बल डाला और थोड़ी देर उनकी ओर देखा, फिर आह भरी, माँ, मुझे नहीं पता कि आपको अतीत से उसके बारे में क्या गलतफहमी है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, प्रीति वास्तव में एक दयालु और ईमानदार लड़की है। वह किसी भी अन्य लड़की से बेहतर है जिससे मैं पहले मिला हूँ। मुझे थोड़ा समय दें और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी उसे पसंद करने लगेंगी। श्रीमती वर्मा ने गुस्से में एक चाय की प्याली पकड़ी और जमीन पर तोड़ दी। कप टुकड़ों में बिखर गया। एक तेज टूटने वाली आवाज निकली, लेकिन टूटने वाली आवाज की तीव्रता उनकी चीखने से ज्यादा नहीं थी। उस कुल्टा को मेरा स्नेह मिलेगा। मैं उसे कभी पसंद नहीं करूंगी और वह कभी मेरी पहचान हासिल नहीं करेगी। अगर तुम मुझे अभी भी अपनी मां मानते हो तो तुम उससे सारे संबंध तोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें अब अपना बेटा नहीं मानूंगी। श्री वर्ण ने टूटी हुई चाय की प्याली को देखा और उनका लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। तुम्हें ऐसा बुरा स्वभाव कब से आ गया, किसी भी बात पर चीजें तोड़ने लगती हो। घर के सारे कप और फूलदान तुमने तोड़ दिए हैं। पहले तुमने कहा था कि तुम्हारी मानसिक सेहत ठीक नहीं है क्योंकि शौर्य चला गया था। अब जब शौर्य वापस आ गया है तो तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी भी इतनी खराब क्यों है? तुम एक पागल औरत की तरह हो। श्रीमती वर्मा, जिसे अभी भी अपने पति का थोड़ा डर था, उनकी डांट के बाद आखिरकार थोड़ा शांत हुई। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल होना चाहती हूँ? तुम ये भी नहीं देखते कि तुम्हारा बेटा क्या बन गया है, अमानवीय और राक्षसी, और अब वह अपने भाई की पूर्व पत्नी पर मर मिटा है। क्या यह मेरे दिल में छुरा घोंपना नहीं है? क्या तुम्हें अपने बेटे की जरा भी परवाह नहीं है? क्या हमारे परिवार में पहले से ही काफी अराजकता नहीं है? अगर यह बाहर निकला तो लोग क्या सोचेंगे? ये देखकर कि वह पागलों की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, श्रीवर्ण अपने बेटे की ओर मुड़े। शौर्य, यह मामला वास्तव में अनुचित है। प्रीति द्वारा तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा आभार एक बात है, लेकिन उसे पसंद करना दूसरी बात है। आखिरकार वह कभी आकाश से विवाहित थी। पिताजी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आकाश से विवाहित थी। वह सब अतीत की बात है। मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। श्रीमती वर्मा तुरंत विरोध में चिल्लाई, नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? अपने भाई की पूर्व पत्नी से शादी करना चाहते हो? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। श्रीवर्ण ने भी सिर हिलाया। शौर्य, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा वह तुमसे शादी करने के लिए सहमत नहीं होगी। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन जब आकाश ने उसे तलाक दिया था तो उसने उसे काफी बुरा महसूस कराया था। वह वास्तव में हमारे परिवार को पसंद नहीं करती है। पिताजी, मैं उसके साथ हमारे संबंध सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बार मर चुका हूँ, फिर से जीकर मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में शौर्य बहुत जिद्दी था। दरअसल ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं आस्था को पसंद करता था कि मैं अतीत में उससे शादी करना चाहता था। मुझे लगा था कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, कोमल और सहानुभूतिपूर्ण, जिससे वह एक उपयुक्त पत्नी बनती है। लेकिन प्रीति अलग है। हालांकि मैं जानता हूं कि वह मेरे लिए एक पत्नी के रूप में उपयुक्त नहीं है, फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूं। श्रीमती वर्मा इतनी गुस्से में थी कि लगभग बेहोश हो गईं। रोते हुए वह श्रीवर्ण की बांह से चिपक गईं। श्रीवर्ण, तुम्हें जल्दी से एक समाधान सोचने की जरूरत है। तुम शौर्य को इस तरह भ्रमित नहीं रहने दे सकते जैसे वह शादी करने को तैयार हो जाएगी। श्रीवर्ण ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी। उन्हें भी लगा कि स्थिति कठिन है। उनका बड़ा बेटा हमेशा उनकी बात मानता था, लगभग कभी उनकी सत्ता को चुनौती नहीं देता था। ये पहली बार था कि वह उनकी इच्छाओं के खिलाफ जा रहा था, प्रीति को पसंद करने पर जोर दे रहा था। साफ है, उनका बेटा इस बारे में बहुत गंभीर था। श्रीमती वर्मा ने जोर से उनकी बांह झटकी। श्रीवर्ण, इस बारे में क्या ख्याल है? शौर्य को गुल से शादी करने दो। मैंने आज रात उसे तारांकन डिग्निफाइड तारांकन और शांत देखा। वह हमारी बड़ी बहू बनने के लिए खास तौर पर उपयुक्त है। वह शौर्य के लिए बहुत सही है। श्रीवर्ण ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। तुम क्या बकवास कर रही हो? जिसे गुल से शादी करनी है वह आकाश है। यह मैंने पहले ही गुप्ता परिवार के साथ तय कर लिया है। हम अचानक लोगों को कैसे बदल सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि गुप्ता परिवार कोई मामूली घराना है जिसे तुम अपनी मर्जी से फेरबदल कर सकती हो? लेकिन मैं देखती हूँ कि आकाश को गुल में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हैं और ऐसा लगता है कि आकाश ने फिर से प्रीति को पसंद करना शुरू कर दिया है। इस तरह ये पूरी तरह से काम करता है। आकाश को प्रीति के साथ उलझने दो और शौर्य को गुल का वादा करो। हर किसी को वह मिल जाता है जो वह चाहता है। शौर्य ने जल्दी से कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं?
मुझे गुल पसंद नहीं है और इसके अलावा वह आकाश से शादी करने के लिए है। क्या आप दूसरों के प्रेम संबंधों में दखल देना बंद नहीं कर सकती? श्रीमती वर्मा ने उसे अनदेखा कर दिया। बेताबी से श्री वर्ण को आंखों से इशारा कर रही थी। श्री वर्ण उनकी इच्छा को समझ गए। वह शौर्य को यह सुझाव देना चाहती थी कि आकाश अभी भी प्रीति को पसंद करता है। इस तरह अपने भाई के बारे में सोचकर शौर्य प्रीति से शादी करने का विचार फिर कभी नहीं उठाएगा। हालांकि श्री वर्ण की अपनी योजनाएं थीं। गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक ट्रम्प कार्ड थी जिसे उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए आरक्षित रखा था। छोटा बेटा न तो निगम चाहता था और न ही पारिवारिक धन, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सबसे अच्छे विवाह साथी के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि भविष्य में उसका समर्थन करने वाला कोई हो। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, आकाश को गुल में दिलचस्पी है या नहीं, यह असंगत है। महत्वपूर्ण यह है कि इस शादी पर मेरा अंतिम निर्णय है। वह उससे शादी करेगा अगर वह इच्छुक है और उसे तब भी उससे शादी करनी होगी अगर वह नहीं है। नए साल के बाद मैं गुप्ता परिवार के साथ उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगा, इसलिए गुल के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें शौर्य के लिए कहीं और पत्नी की तलाश करनी चाहिए। कुलीन परिवारों की बहुत सारी बेटियां हैं, जरूरी नहीं कि कोई गुप्ता परिवार से ही हो। श्रीमती वर्मा बहुत नाखुश थी। कुलीन परिवारों की बहुत सारी बेटियां हैं, हाँ, लेकिन कितनी गुप्ता परिवार की सबसे बड़ी बेटी से मुकाबला कर सकती हैं? आखिरकार तुम अभी भी आकाश का पक्ष लेते हो, उसके लिए इतनी अच्छी पत्नी चुनते हो। शौर्य का क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? तुम्हें लगता है कि यह मेरा आकाश का पक्ष लेना है? मैं शौर्य को पूरा निगम और पारिवारिक संपत्ति सौंप रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने आकाश के लिए गुल को पत्नी के रूप में चुना है। तुम कहती हो कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। ठीक है, तुम आकाश का पक्ष नहीं ले रहे हो, तुम उन सब में सबसे निष्पक्ष हो। लेकिन क्या तुम वास्तव में शौर्य को प्रीति से शादी करने देना चाहते हो? श्री वर्ण ने एक बार फिर अपने बड़े बेटे पर नजर डाली और फिर सिर हिलाया। तुम इस बारे में नहीं सोचते कि तुमने प्रीति को कितना नाराज किया है ना? तुमने उसे कोड़े भी मारे हैं। अगर वह शौर्य से शादी करने को तैयार हो जाए तो यह अजीब होगा। बिना सोचे समझे यहाँ हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। बोलने के बाद वह खड़े हुए और ऊपर चले गए, साफ तौर पर उनके साथ और व्यर्थ बात करने को अनिच्छुक थे। लेकिन श्रीमती वर्मा हैरान थी। वह आखिरकार वास्तविकता में लौट आईं। वास्तव में अगर उनका बेटा प्रीति को पसंद करता है तो क्या होगा? उसने प्रीति को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया था। न केवल उसे कोड़े मारे थे, उसने तो उसका गर्भपात भी करवा दिया था। प्रीति को अब उससे मरते दम तक नफरत करनी चाहिए, तो वह उसके बेटे को कैसे पसंद कर सकती है? शौर्य, जो उनके बगल में था, सदमे में हाँफ उठा। उसने आश्चर्य से कहा, माँ, आपने प्रीति को कोड़े मारे हैं? क्यों? बेशक, क्योंकि वह इसकी हकदार थी। बस वह सब अतीत की बात है। इसे क्यों उठाना? इस समय श्रीमती वर्मा आखिरकार शांत हुई। हालांकि उनके पति अभी भी आकाश को गुल से शादी करने पर जोर दे रहे थे, उनके पास शादी को तोड़ने के तरीके थे। वह उठी और अपने बेटे के पास बैठ गईं, उसका हाथ पकड़कर, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए जिंदा वापस आना आसान नहीं है। चलो अतीत के बारे में चिंता नहीं करते, अब तुम्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। हालांकि शौर्य ये जानने के लिए उत्सुक था कि प्रीति को कोड़े क्यों मारे गए थे। उनके सामने उनकी अपनी माँ थी और वह बहुत आज्ञाकारी था। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? दरअसल ये वास्तव में मेरा काम नहीं है, यह आस्था का है। आस्था को क्या हुआ? आस्था ने एक कस्मे वाली बहन बनाई है जिसका नाम नैना है। ओह हाँ, ये नैना प्रीति की चचेरी बहन भी है। दुर्भाग्य से नैना पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और अब उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। आस्था अपनी बहन के लिए दुखी है और उसने मुझसे उसकी कस्मे वाली बहन को जमानत पर बाहर निकालने में मदद करने की गुहार लगाई है। श्रीमती वर्मा ने सच्ची भावना के साथ बात की, लेकिन उस बच्ची को बचाने के लिए मेरे पास क्या ताकत है? बेचारी लड़की को मुश्किल हो रही है। क्या तुम कोई तार खींच सकते हो? उसे अभी के लिए जमानत पर बाहर निकाल सकते हो? शौर्य ने सिर हिलाया, यह मुश्किल नहीं है। चूंकि वह प्रीति की चचेरी बहन और आस्था की कस्मे वाली बहन है, मैं कल किसी को उसे जमानत पर बाहर निकालने के लिए कहूंगा। श्रीमती वर्मा ने आखिरकार एक मुस्कान दिखाई। अच्छा, तुम वास्तव में मेरे बेटे हो, दयालु और सक्षम दोनों। वह लड़की तुम्हारी मदद पाकर भाग्यशाली है, उसे अब और हिरासत में तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। एक रात बीत चुकी थी और जब प्रीति अपनी नींद से जागी तो बाहर तेज धूप थी। मौसम बहुत सुहाना था, आकाश एकदम साफ। उसके बगल वाला व्यक्ति आकाश जा चुका था और पलंग के पास रखे सोफे पर एक नया सूट रखा था, जो जाहिर है आकाश ने उसके लिए फिर से तैयार करवाया था। प्रीति ने आलस में अंगड़ाई ली, बिस्तर से उठी, नए कपड़े पहने और खुद को ताज़ा करके नीचे गई। जैसे ही वह नीचे गई, वह हक्का बक्का रह गई। बैठक में विभिन्न प्रकार के गाउन से भरी 2 कतारें थीं, शाही, सादे, जटिल, सरल, हर तरह के मौजूद थे। आकाश कपड़ों के एक रैक के बगल में खड़ा था, उसके हाथ में एक सफ़ेद गाउन था। जब उसने प्रीति को नीचे आते देखा तो वह पास आया, गाउन उसे सौंप दिया और बोला, प्रीति, ये वाली कल तुमने जो पहनी थी उससे मिलती जुलती है, इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो। प्रीति ने उसे देखा, उसकी कार्यकुशलता थोड़ी ज्यादा नहीं थी। ये सोचना कि उसने वास्तव में कहा था कि वह मुआवजा देगा। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रैक की तरफ ले गया। क्या तुम्हें कोई और स्टाइल पसंद है? 2 और चुन लो, जब तुम्हारा मन करे पहनना। प्रीति ने गाउन को वापस रैक पर टांग दिया और धीरे से सिर हिलाया। रहने दो, मैं आमतौर पर इतने शाही कपड़े नहीं पहनती। मेरे लिए मेरी सफ़ेद डॉक्टर की लैब कोट ही काफ़ी है। वह कोई फिल्मी हस्ती नहीं थी जिसे हर तरह के दावतों और कार्यक्रमों में शामिल होना पड़े। हालांकि वह अब गुप्ता परिवार की तीसरी बेटी थी, उसकी लंबे समय तक यह उपाधि रखने की कोई योजना नहीं थी। एक बार जब उसका बदला पूरा हो जाएगा तो वह गुप्ता परिवार को छोड़कर डॉक्टर होने पर ध्यान केंद्रित करेगी। हालांकि आकाश ने उसे मना करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी।
उसने सीधे अपने सहायक योगेश को बुलाया। योगेश, ये सारे गाउन छोटी मालकिन के घर भिजवा दो। प्रीति चौंक गई और उसे अपने लिए छोटी मालकिन कहने पर टोक भी नहीं पाई। जल्दबाजी में बोली, मुझे ये नहीं चाहिए। इतने सारे मेरे घर में समा भी नहीं पाएंगे, और वैसे भी जब दादी जी डॉक्टर शकुंतला यात्रा से लौटकर आएंगी और ये सब अव्यावहारिक कपड़े देखेंगी तो उन्हें जरूर शक हो जाएगा। आकाश ने इस पर विचार किया, महसूस किया कि वह सही कह रही है, और फिर कहा, तो फिर बस 10 चुन लो और अपने घर भिजवा दो। इससे कम नहीं। उसने व्यक्तिगत रूप से 10 जगह बचाने वाले सरल शैली के गाउन चुने और उन्हें योगेश को सौंप दिया। जाओ। योगेश ने सावधानी से 10 गाउन लिए और चला गया। आकाश ने मुड़कर देखा कि प्रीति थोड़ी भौहें सिकोड़ रही थी और धीरे से हंसा, बाकी यहीं रहेंगे, अगली बार जब तुम आओ तो कुछ और चुन लेना। प्रीति ने उसे घूर कर देखा, कौन आना चाहता है? मैं वापस नहीं आ रही हूँ। आकाश ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली और उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। अगर तुम खुशी से आओगी तो मैं तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मेरे पास जबरदस्ती करने, तुम्हें बेहोश करके बांध लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। प्रीति ने उसे अवाक होकर देखा। उसने एक बार सोचा था कि वह शालीनता से भरा एक प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति है। अब उसे क्यों लग रहा था कि वह लगभग एक डाकू बन गया है। जब वे भोजन कक्ष में पहुंचे तो उसने उसके कंधों पर दबाव डालकर उसे मेज पर बैठाया और फिर झुककर उसे चूमा। बेबी, नाश्ते का समय हो गया। प्रीति की आंखें चौंक गईं। उसने लगभग सोचा कि उसने गलत सुना है। उसने उसे अभी क्या बुलाया? वह कैसे दिन ब दिन असामान्य होता जा रहा था। वह ठंडा और अभिमानी आकाश कहाँ था, जो सभी महिलाओं को तुच्छ समझता था। वह पहुंचना मुश्किल और आत्मसंतुष्ट व्यक्ति। आकाश ने भौचक्की की बत्तख की तरह देख रही प्रीति को देखा और जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। हैरान हो? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? प्रीति ने खुद को रोक नहीं पाए और उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। आकाश, क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम्हारा दिमाग ज्यादा गर्म हो गया है? आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने होठों तक लाया और उसे फिर से चूमा। बुखार नहीं है, भ्रमित भी नहीं हूं, बस तुमसे प्यार हो गया है, यही बात है। प्रीति ने तेजी से अपना हाथ वापस खींच लिया और जोर से उसे पोंछा। कोई भी अनजान व्यक्ति सोच सकता था कि उसे त्वचा रोग की प्यास है, जो बिना रुके चूमता रहता है। पहले ऐसे लक्षण बिस्तर तक ही सीमित थे। एक बार बिस्तर से उतरने के बाद वह ठंडा और संयमित आकाश बन जाता था, जिससे उसे शक होता था कि उसे व्यक्तित्व में विभाजन है। अब ऐसा लग रहा था कि वह अब विभाजित नहीं है, बिस्तर पर और बाहर दोनों जगह एक जैसा है। लेकिन प्रीति को लग रहा था कि वह विभाजित हो रही है। उसके अंदर दो आवाजें जोरों से लड़ रही थीं। एक कह रही थी, उससे दूर रहो, उसने तुम्हें पहले भी चोट पहुंचाई है, वह भरोसे के लायक नहीं है, अगली बार जब वह तुम्हें चूमे तो उसे थप्पड़ मारो और उसे चले जाने के लिए कहो। दूसरी कह रही थी, उसके करीब जाओ, वह तुम्हें पसंद करता है और तुम उसे पसंद करती हो, आखिरकार तुम पहले भी चुंबन ले चुके हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार जब वह तुम्हें चूमे तो तुरंत उसे वापस चूमो, उसे थोड़ा चौंका दो। प्रीति के हाथ पहुंचने से आकाश अप्रभावित लग रहा था। उसने दलिया धीमी आंच पर पक रही छोटी हांडी का ढक्कन उठाया, एक कटोरी शाहबलूत का दलिया निकाला और उसे प्रीति के सामने रख दिया। तापमान बिल्कुल सही है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। इसे चखो। कद्दू से बने व्यंजनों के प्रति उसके प्यार के अलावा शाहबलूत प्रीति का पसंदीदा भोजन था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आकाश को यह याद होगा। शाहबलूत के दलिये के अलावा मेज पर 4 अतिरिक्त साइड डिश थीं। हालांकि प्रीति को नहीं लगा कि वे आकाश द्वारा बनाई गई थीं। क्या उसने उन्हें बनाया था यह महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण यह था कि उनका स्वाद अच्छा था या नहीं। प्रीति ने सिर झुकाया और खाया, अपना खाली पेट भरते हुए। नाश्ते के बाद आकाश उसे प्रीति का क्लिनिक ले गया। प्रीति की गाड़ी अभी भी गुप्ता परिवार के यहाँ थी और वह आज उसे नहीं चला सकती थी। जैसे ही वे क्लिनिक के पास पहुंचे, आकाश का फोन अचानक बजा। उसने उस पर नजर डाली लेकिन जवाब नहीं दिया। प्रीति को यह अजीब लगा, तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यह एक महत्वहीन कॉल है, जवाब देने लायक नहीं। प्रीति को विश्वास नहीं हुआ। जो लोग महत्वहीन होते उनके पास उसका नंबर नहीं होता और न ही वे उसे फोन करते। लेकिन उसने आगे जोर नहीं दिया। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कौन फोन कर रहा था। प्रीति का क्लिनिक पहुंचने पर और कार से बाहर निकलकर प्रीति ने पीछे मुड़े बिना प्रवेश किया। फिर उसने दांव हारने के बदले आकाश के लिए हर्बल साबुन बनाने के लिए जड़ी बूटियां और आवश्यक तेल खोजना शुरू कर दिया। आकाश ने प्रीति को क्लिनिक में जाते देखा और फिर अपने सहायक योगेश को गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। योगेश, ग्रुप की ओर चलो। सहायक ने अपना फोन घुमाया और कहा, अध्यक्ष आकाश, अभी अभी गुल का फोन मेरे पास आया था। मैंने जवाब नहीं दिया और उसने एक संदेश भेजा कि अगर आप ज्यादा व्यस्त न हो तो वह आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहती हैं। आकाश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं व्यस्त हूं। जिस कॉल को उसने पहले नजरअंदाज किया था वह गुल की थी। गुप्ता परिवार के साथ उनके पिछले सहयोग के दौरान वह ज्यादातर ईमेल या संदेशों के माध्यम से संवाद करती थी और शायद ही कभी फोन करती थी। हालांकि वह हाल ही में उसे अक्सर फोन कर रही थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि वह किस बारे में बात करना चाहती है। ये वैवाहिक गठबंधन के मामले से ज्यादा कुछ नहीं था। वह पहले ही उससे कह चुका था कि उसकी वैवाहिक गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि या तो वह भूल गई थी या मानती थी कि अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, क्योंकि वह उसे बार बार फोन कर रही थी। ग्रुप मुख्यालय की ओर चलो। अब से उसके फोन का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष आकाश। हालांकि ग्रुप मुख्यालय पहुंचने पर आकाश ने देखा कि गुल पहले से ही लॉबी में उसका इंतजार कर रही थी। एक पेशेवर सूट और ऊंची एड़ी के जूते पहने गुल हल्के से मुस्कुराते हुए आकाश के पास पहुंची। आकाश, हमें बात करनी चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आकाश के उसके फोन न उठाने से अप्रभावित होकर उसने क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया और अपनी संयमता को सराहनीय ढंग से बनाए रखा।
इस पर विचार करने के बाद आकाश ने सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि इस मामले को सुलझाना बेहतर होगा। एक बार उसके कार्यालय में गुल सीधे मुद्दे पर आए। ऐसा लगता है कि अध्यक्ष आकाश को वैवाहिक गठबंधन में कम दिलचस्पी है। इससे पहले मेरे पिता और मुझे अध्यक्ष श्री वर्ण ने रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया था। चूंकि आप वहां नहीं थे, मैं आपकी स्थिति समझ गई थी। आकाश ने उदासीनता से कहा, वास्तव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भले ही आपको पहले दिलचस्पी न रही हो, अब हो सकती है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि पहले जब आपके बड़े भाई नहीं लौटे थे तो शक्ति कॉप और वर्मा परिवार में सब कुछ आपका था। आपके पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, स्वाभाविक रूप से वैवाहिक गठबंधन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब आपका भाई वापस आ गया है और अगर आप मेरे साथ वैवाहिक गठबंधन नहीं करते हैं तो आप ग्रुप पर नियंत्रण खो सकते हैं। ये सिर्फ आपकी राय है। आकाश का भाव उदासीन बना रहा क्योंकि वह एक मोहरे को देख रहा था, एक मोहरा जिस पर प्रीति अक्षर उकेरा था। यह एक मोहरा था जिसे वह एक बार उनके साथ खेले गए खेल में हार गया था, जिसे उसने बाद में संभाल कर रखा था। क्योंकि उसने इसे बार बार रगड़ा था, मोहरा अविश्वसनीय रूप से चिकना हो गया था। उसने अनजाने में मोहरा उठाया, धीरे धीरे छोटे प्रीति अक्षर को सहलाया और हल्के से कहा, मेरी वैवाहिक गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि गुल किसी और को अपना लक्ष्य बनाए और मुझ पर समय बर्बाद न करे। साथ ही आप मेरा संदेश श्री गुप्ता तक भी पहुंचा दें ताकि वह भी भविष्य में अपना समय बर्बाद न करें। वैवाहिक गठबंधन गुप्ता परिवार और वर्मा परिवार द्वारा लिया गया एक संयुक्त निर्णय है और हम दोनों का इस मामले में कुछ कहना नहीं है। अगर मैं अपने पिता से बात करूं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष आकाश, आप भी अपने पिता को नहीं रोक सकते, है ना? गुल ने थोड़ा भौहें से कुड़ी। मैं अब भी उम्मीद करती हूं कि अध्यक्ष आकाश इस निर्णय पर ध्यान से विचार करेंगे। मैं सबसे उपयुक्त वैवाहिक गठबंधन सहयोगी हूं जिसे आप पा सकते हैं। अगर हम शादी करते हैं तो ये हम दोनों के करियर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। किसी और को चुनने से आपको वैसी सहायता नहीं मिल सकती है। आकाश ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानती हूं कि आप एक बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी पारिवारिक व्यवसाय और एक समूह को विरासत में लेना क्षमता के बारे में नहीं होता है, बल्कि पक्षपात के बारे में होता है। बुजुर्गों के अपने पसंदीदा कनिष्ठ होते हैं और भले ही उस कनिष्ठ में सामान्य प्रतिभा हो और वह बड़ी जिम्मेदारी के लिए अयोग्य हो, बुजुर्ग उसे ही विरासत में सौंपने पर अड़े रह सकते हैं। गुल ने एक कड़वी मुस्कान दी और धीरे से कहा, आपकी और मेरी स्थिति वास्तव में काफी मिलती जुलती है। आपका एक बड़ा भाई है और मेरा एक छोटा भाई, हम दोनों ही पसंदीदा नहीं हैं। इसलिए हम दोनों को एक ऐसी शक्ति की तलाश करनी चाहिए जो हमारा समर्थन करे ताकि हम जो चाहते हैं उसे बनाए रख सकें। आकाश को लगा कि वह बहुत ज्यादा बोल रही थी और उसके सुंदर चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी की एक झलक दिखाई दी। मुझे पहले से ही कोई पसंद है, इसलिए मेरे लिए तुमसे वैवाहिक गठबंधन में शामिल होना असंभव है। तुम अब जा सकती हो। गुल एक पल के लिए चौंक गई। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुलेआम स्वीकार करेगा कि उसे कोई और पसंद है, लेकिन वह जल्दी से हंसने लगी। अध्यक्ष आकाश, भले ही आपको कोई पसंद हो, आप उससे अभी शादी नहीं कर सकते, है ना? आपने खुद कहा है, आपका अपनी शादी पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम एक ही स्थिति में हैं। हमारे जैसे परिवारों में आप जिससे चाहें उससे शादी नहीं कर सकते। पारिवारिक गठबंधन परिवार के हितों पर विचार करते हैं और व्यक्तिगत भावनाओं का कोई मतलब नहीं होता है। आकाश वास्तव में इस समय प्रीति से शादी नहीं कर सकता था, लेकिन यह उस कारण से नहीं था जिसका उल्लेख गुल ने किया था। वास्तविक कारण यह था कि प्रीति शादी करने को तैयार नहीं थी, न कि इसलिए कि वह अपने परिवार से विवश था। हालांकि वह गुल को इतना सब कुछ समझाने के लिए बहुत आलसी था। वह अपने हाथ में रखे मोहरे से खेलना जारी रखा जैसे कि वह कोई दुर्लभ खजाना हो। अध्यक्ष आकाश, एक वैवाहिक गठबंधन हम दोनों के लिए फायदेमंद है। हमें जरूरी नहीं कि असली पति पत्नी की तरह व्यवहार करना पड़े। हम सिर्फ भागीदार हो सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। बाहरी तौर पर आप मेरे पति होंगे, लेकिन निजी तौर पर आप अब भी उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। इस तरह ये दोनों दुनिया में सबसे अच्छा है। आकाश उसके सुझाव से इतना चौंक गया कि उसके हाथ से मोहरा लगभग गिर ही गया था। प्रीति उसकी गुप्त प्रेमिका बन जाए। अगर प्रीति को पता चला तो वह उसे मार डालेगी। उसका चेहरा बहुत खराब हो गया। ये संभव नहीं है। गुल, कृपया जाओ, मैं काम में व्यस्त हूँ। योगेश, अतिथि को बाहर का रास्ता दिखाओ। सहायक ने उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर गुल के पास जाकर कहा, गुल कृपया इस तरफ, मैं आपको नीचे तक छोड़ दूंगा। गुल ने योगेश को सिर हिलाकर मना किया, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। कृपया अध्यक्ष आकाश से मेरे शब्दों पर फिर से विचार करने और भावना पर काम न करने के लिए कहें। ये कहने के बाद वह आकाश के कार्यालय से बाहर चली गई। हालांकि वह जानती थी कि आने से पहले बात आसानी से नहीं होगी, गुल को फिर भी परिणाम स्वीकार करना मुश्किल लगा। वह गुप्ता परिवार ग्रुप में वापस गाड़ी चलाकर गई और अपने कार्यालय में प्रवेश करने पर उसने रानवी को अपनी डेस्क पर बैठा कंपनी की फाइलों को देखते हुए देखा। वह ऊपर गई और रानवी के हाथों से फाइल ले ली। तुम कंपनी क्यों आए हो? क्या पिताजी ने तुम्हें माँ के साथ घर पर रहने के लिए नहीं कहा था? उनका मूड हाल ही में बहुत अस्थिर रहा है, उन्हें साथ की जरूरत है। माँ हाल ही में बहुत बेहतर रही हैं। प्रीति भले ही घिनौनी हो, लेकिन उसके आसपास होने से माँ अपनी कुरूपता के बारे में लगभग भूल गई हैं। अब वह बस प्रीति से निपटने के बारे में सोचती हैं, इसलिए उन्हें अब मेरे साथ की जरूरत नहीं है। रानवी कुर्सी पर वापस बैठ गई, अपना सिर पीछे झुका लिया और लापरवाही से एक पेन घुमाया। उन्होंने कहा कि मुझे भी कंपनी आकर कुछ चीजों से परिचित होना चाहिए और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए कंपनी के कुछ मामलों में तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बस मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करना। ओह, तुम्हें जरूरत नहीं है।
रानवी अचानक मुस्कुराई। बड़ी दीदी, तुम अभी शक्ति कॉप में आकाश से मिलने गई थी, है ना? क्या ये शादी के प्रस्ताव के बारे में था जिस पर तुमने उससे चर्चा की थी? गुल ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे सहायक ने मुझे बताया। गुल का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह मेरे ठिकाने को यूं ही बता रही है, उसे निकाल देना चाहिए। ओह बड़ी दीदी, इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, कोई बाहरी नहीं। तुम्हारे सहायक का मुझसे बचाव न करना सामान्य है। रानवी खिलखिलाकर हंसी। लेकिन मुझे जिज्ञासा है। तुम स्पष्ट रूप से जानती हो कि आकाश तुम्हें पसंद नहीं करता, वह प्रीति को पसंद करता है। तुम फिर भी उसके पीछे क्यों जाती हो? तुम उसके साथ शादी की व्यवस्था पर हार क्यों नहीं मान लेती? मैं हार क्यों मानूं? बड़ी दीदी, जब तुम पहले अंश के साथ बातचीत करती थी तो तुम ऐसी नहीं थी। तुमने कहा था कि अंश आसानी से महिलाओं से बहक जाता है और पूर्वी साम्राज्य ग्रुप तक उसका साथ देने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया था। तो तुम आकाश पर हार क्यों नहीं मानती? उसकी स्थिति अंश से कहीं ज्यादा गंभीर है ना? गुल कुछ दस्तावेज लिए हुए सोफे पर बैठ गई। उसने अपनी बहन पर नजर डाली और शांत भाव से बोली, तुम क्या जानती हो? आकाश ठंडा दिल है और कभी महिलाओं से नहीं बहकता। उससे शादी करने का मतलब है कि मुझे उसके धोखे देने या कोई नाजायज बच्चा पैदा करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मुझे उन फ्लर्ट करने वालों से नहीं निपटना पड़ेगा। इसके अलावा मैं उसकी क्षमताओं से तुमसे ज्यादा वाकिफ हूँ। तुम्हारा जयंत उसके 10 होने पर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अपने प्रेमी को इस तरह तिरस्कृत होते सुनकर रानवी कुछ हद तक अप्रसन्न हो गई। तुम इसे इतना महान क्यों बताती हो, बड़ी दीदी? तुम बस आकाश को पसंद करती हो, उसकी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। वह जयंत से सिर्फ ज्यादा सुंदर और ठंडा है। और क्या चीज उसे जयंत से बेहतर बनाती है? मुझे नहीं पता था कि तुम रूप पर इतना ध्यान केंद्रित करती हो। गुल ने सिर हिलाया। मुझे आकाश में उसकी शक्ल के कारण नहीं, बल्कि उसकी उत्कृष्ट क्षमताओं और उसके दिल के कारण दिलचस्पी है, जो बाहरी प्रभावों से नहीं हिलता। हमारे पिताजी एक उदाहरण है। अगर किसी आदमी के आसपास बहुत सारी महिलाएं होती हैं तो इससे अंतहीन मुसीबतें आती हैं। मुझे वे मुसीबतें पसंद नहीं हैं। रानवी ने अविश्वास से घूर कर देखा। तुम क्या कह रही हो, बड़ी दीदी? आकाश बाहरी कारकों से प्रभावित क्यों नहीं है? क्या वह प्रीति को पसंद नहीं करता? कल रात वह पूरी शाम प्रीति को घूर रहा था। उसने तुम्हें मुश्किल से देखा। एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता है कि वह प्रीति को पसंद करता है। मुझे यह मत बताना कि तुमने ध्यान नहीं दिया। गुल के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा भाव झलका। अन्य पुरुषों को चुनकर मुझे 10, 20 या 100 महिलाओं से निपटना पड़ सकता है। आकाश को चुनकर मुझे केवल एक से निपटना होगा। एक बार जब मैं उससे निपट लेती हूँ तो मुझे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसे चुनना चाहिए? रानवी ने अपनी ठोड़ी को रगड़ा और एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। ये कुछ हद तक समझ में आता है। आकाश की प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि और अच्छी शक्ल के साथ अगर वह इतना अटल नहीं होता तो वह बहुत सारी महिलाओं को आकर्षित करता। लेकिन चूंकि वह है, इसलिए उसके भविष्य में कोई और महिला नहीं होगी। साथ ही अगर वह वास्तव में प्रीति से प्यार करता था तो उसने उसे तलाक क्यों दिया? हो सकता है वह प्रीति को उतना पसंद नहीं करता हो। ओह हाँ, भले ही वह प्रीति को पसंद करता हो, ये बेकार लगता है। उसके पिताजी उसे उससे शादी नहीं करने देंगे। वह केवल तुमसे शादी कर सकता है, बड़ी दीदी। गुल मुस्कुराई। अब तुम देखती हो कि मैं उससे मिलने शक्ति कॉप क्यों गई थी। गुप्ता परिवार और वर्मा परिवार के बीच की शादी अटल है और आकाश के साथ मेरी शादी नहीं बदलेगी। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वह ज्यादा सहयोग करेगा ताकि हम जल्द ही शादी कर सकें। रानवी अचानक ईर्ष्यालु लग रही थी। वास्तव में आकाश बहुत सुंदर है। अगर मेरे पास पहले से जयंत नहीं होता तो मैं भी शायद उस पर मोहित हो जाती। बड़ी दीदी, तुम्हारी उससे शादी करने का मतलब है भविष्य में अच्छा भाग्य। कैसा अच्छा भाग्य? उसका एक बड़ा भाई है। अभी भी अनिश्चित है कि परिवार का व्यवसाय किसे विरासत में मिलेगा। ओह बड़ी दीदी, तुम्हारे उससे शादी करने के बाद हमारा परिवार निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगा। हमारे परिवार की मदद से शक्ति कॉप निश्चित रूप से आकाश की होगी। उसका बड़ा भाई किसी ऐसे व्यक्ति से तो शादी नहीं कर सकता जो आपसे ज्यादा सक्षम हो, है ना? शौर्य का चेहरा खराब हो चुका है और अब उनका एक बेटा भी है। कौन सी संस्कारी बड़ी दीदी सौतेली मां बनना चाहेगी? चिंता मत करो, शौर्य आकाश को नहीं हरा पाएगा। गुल ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि अगर यह पूरी तरह से उस पर निर्भर करता तो शौर्य शायद आकाश का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वह पहले शौर्य से बातचीत कर चुकी थी और उसकी क्षमताएं काफी साधारण थी, आकाश की क्षमता का 10वां हिस्सा भी नहीं। समस्या अब यह है कि भले ही शौर्य के पास मदद के लिए कोई शक्तिशाली ससुराल परिवार न हो, उसके पिता श्री वर्ण द्वारा दिखाया गया पक्षपात उसे पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेने में एक बड़ा फायदा दे सकता है। फिर भी आकाश को इस बारे में संकट का कोई बड़ा बोध नहीं लग रहा था। शायद उसके पास पहले से ही अपने बड़े भाई को दबाने का कोई तरीका था। अन्यथा वह वैवाहिक गठबंधन में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कंपनी को छोड़ने की योजना बना रहा हो? शाम को काम के बाद प्रीति टैक्सी लेकर गुप्ता परिवार के घर वापस आई। उसे देखते ही रानवी ने व्यंग्य के साथ शुरुआत की। ओह, तीसरी बहन आखिरकार लौट ही आई। कल रात कहाँ थी? घर नहीं आई और अपनी गाड़ी भी नहीं लाई। क्या किसी आवारा आदमी ने तुम्हें उठाया था? तुम बहुत चालाक हो, चुपके से निकल गई। डर था कि हम जान न जाएं, है ना? तुम यहाँ नहीं हो और गुप्ता परिवार के नियमों से परिचित नहीं हो। गुप्ता परिवार की कोई बेटी कभी भी रात को घर वापस आने में विफल नहीं होगी। अगर कोई आपातकाल है और कोई वापस नहीं आ सकता है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चलो बताओ, तुम कल रात वास्तव में क्या कर रही थी? एक उदासीन चेहरे के साथ प्रीति ने जवाब दिया। एक मरीज के साथ आपातकाल था। मैं उनका इलाज करने गई थी। रानवी ने उसे गुस्से से घूरा। हर बार यही बहाना। तुमने इस बहाने को घिस दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह घिस गया है, जब तक ये काम करता है।
प्रीति ने लापरवाही से पलटवार किया और फिर एक नौकर को आवाज दी, क्या आप मेरे लिए एक कटोरी बीफ नूडल्स बना सकते हैं? अच्छी मात्रा में बीफ और कुछ साग मिलाएं और कृपया नूडल्स को ज्यादा कच्चा या ज्यादा नरम न उबालें। धन्यवाद। नौकर ने सहज रूप से रानवी की ओर देखा, उसकी सहमति के लिए इंतजार करते हुए। गुस्से में आकर रानवी ने एक कुशन फेंक दिया, तुम वाकई में औपचारिक नहीं हो, नौकरों को मुझसे भी ज्यादा स्वाभाविक रूप से आदेश दे रही हो। क्या तुम अब से जल्दी वापस नहीं आ सकती और हमारे साथ रात का खाना नहीं खा सकती? अस्पताल में काम व्यस्त है और मरीजों का इलाज करने में बहुत समय लगता है। मुझे पता चलने से पहले ही देर हो जाती है। प्रीति ने एक सहज लहजे में रानवी को देखा, हालांकि अगर तुम मेरे साथ इतना खाना खाना चाहती हो तो मैं कभी कभी जल्दी वापस आ सकती हूँ। मेरे यहाँ होने से तुम और श्रीमती गुप्ता दोनों एक अतिरिक्त कटोरी चावल खा सकेंगी। रानवी एक पल के लिए अकड़ गई। हाँ, उसका उनके साथ रात के खाने में शामिल न होना एक अच्छी बात थी, है ना? अन्यथा प्रीति की उपस्थिति उसे मेज पलटने के लिए पर्याप्त रूप से परेशान कर सकती थी, खाने की किसी भी इच्छा को नष्ट कर सकती थी, है ना? उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक मुस्कान लाई। ओह तीसरी बहन, तुम वाकई में कोई मजाक नहीं करती। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। तुम काम में व्यस्त हो, हम सब समझते हैं। जब तुम देर से वापस आती हो तो ये भी अच्छा है। तुम वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी करो और तीसरी मालकिन के लिए नूडल्स बनाओ। नौकर चौंक गया और जल्दी से नूडल्स पकाने के लिए रसोई में भागा। प्रीति सोफे पर बैठ गई और कॉफी टेबल पर चमकीले लाल ताजे स्ट्रॉबेरी देखे। उसने एक उठाया और उसमें काट लिया। बुरा नहीं है, काफी मीठा है। रानवी ने उसे अप्रसन्नता से देखा। स्ट्रॉबेरी मेरी हैं, तुमने अभी सबसे बड़ी वाली खा ली, जैसे कि वह कोई मेहमान नहीं थी। प्रीति उसकी असंतोष से अनजान लग रही थी। एक स्ट्रॉबेरी खत्म की और दूसरा उठाया। ये वही किस्म लगती हैं जो मैंने वर्मा परिवार के यहाँ खाई थी, बड़ी और मीठी। लगता है कि मैं ही अकेली नहीं हूँ जिसे ये पसंद है, तुम्हें भी पसंद है। रानवी ने उसे आंखें दिखाईं। तुम ऐसे काम करती हो जैसे तुमने कभी दुनिया नहीं देखी। कल रात वर्मा परिवार के यहाँ तुमने इतने सारे खाए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई चीज़ कितनी भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, तुम्हें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना दूसरे सोचेंगे कि तुमने पहले कभी अच्छा खाना नहीं चखा है। क्या तुम समझती भी हो? तो तुम्हें वर्मा परिवार द्वारा हंसाए जाने का डर था और इसलिए तुमने ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं की। फिर तुमने बाद में अपने लिए उसी तरह के खरीदवाए। उसे तिरस्कार से देखते हुए प्रीति ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम गुप्ता परिवार में सबसे सच्ची व्यक्ति हो, लेकिन पता चला कि तुम भी काफी दिखावा कर सकती हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वर्मा परिवार मेरे बारे में क्या सोचता है, इसलिए मैंने वही खाया जो मैं चाहती थी। तुम्हारे विपरीत, जिसे जबरदस्ती अपनी भूख रोकनी पड़ी। ये वास्तव में दयनीय है। रानवी गुस्से से लगभग गला घोंट चुकी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रीति, एक गंवार और नाजायज बेटी द्वारा उस पर तरस खाया जाएगा। उसने तुरंत स्ट्रॉबेरी की कटोरी पकड़ ली, उसे कसकर अपनी छाती से चिपका लिया और चिल्लाई, दयनीय तुम हो, दिखावा करने वाली तुम हो। स्ट्रॉबेरी मैंने खरीदी थी, तुम्हें एक भी खाने की इजाजत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इनके लिए तरस जाओ। प्रीति जोर से हंसी। बचकाना? अगर तुम बचकानी नहीं हो तो हिम्मत करो कि एक भी ना खाओ। प्रीति खड़ी हुई। किसने कहा कि मैं बचकानी नहीं हूँ? तुम्हारे जितनी बचकानी व्यक्ति के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए मैं खुद भी काफी बचकानी हो चुकी हूँ। रानवी, ये सोचते हुए कि प्रीति उसकी स्ट्रॉबेरी छीनने जा रही थी, जल्दी से कटोरी को ढंक लिया। ज्यादा करीब मत आओ, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं कटोरी तुम्हारे सिर पर तोड़ दूंगी। प्रीति ने हंसते हुए नाक फुलाए और रसोई में जाने के लिए मुड़ गई। वह जल्दी से स्ट्रॉबेरी की एक कटोरी लेकर वापस आए और खुशी से कहा, दूसरी बहन देखो, मैंने अपने लिए एक कटोरी धो ली और ये तुम्हारी वाली से भी ज्यादा है। रानवी उसी क्षण चिल्लाई, प्रीति मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।